पूरे आसमान को धुरंधर योद्धा घेरे हुए थे और जमीन पर भी हजारों योद्धाओं की लाशें थी और उनके बीच खड़ा एक नौजवान जिसके मुंह से खून निकल रहा था। वो खड़ा खड़ा हाँफ रहा था, लेकिन उसकी आंखों की जानलेवा चमक साफ साफ देखी जा सकती थी। तभी एक बूढ़ा आदमी जो उसके सामने खड़ा था हंसते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा लड़के, तुझमें कोई तो बात है। तूने वो हासिल किया जिसे हजारों वर्षों तक लोग पाने की कोशिश करते रहे। तभी वो नौजवान लड़का मुंह से खून थूकते हुए बूढ़े आदमी से बोला, चाहे आज यहाँ कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन तुझे वह कभी नहीं मिलेगा जो तू पाना चाहता है। ये सुनकर वह बूढ़ा आदमी गुस्से में उस नौजवान लड़के को घूरते हुए बोला, लड़के, तेरी जिद की वजह से तू और वो ड्रैगन दोनों ही मारे जाओगे। उस नौजवान लड़के ने कहा, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं कि तुम ड्रैगन किंग को मार सकते हो। तभी वो बूढ़ा हंसते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो तुम उस ड्रैगन को बुलाते क्यों नहीं हो। ये बात सुनकर वो लड़का एकदम खामोश हो गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके बुलाने पर ड्रैगन आ क्यों नहीं रहा था। तभी बूढ़े आदमी ने क्रूर हंसी के साथ कहा, आज अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम दोनों बेवजह ही मारे जाओगे। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम अपने शरीर से ड्रैगन की हड्डी के उस तिलस्मी टुकड़े को मुझे सौंप दो, हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। तभी एक दूसरे बूढ़े ने कहा, पूर्वज कुबेर, हमारे पास बहुत कम समय है। अगर वो आ गया तो जानते हो न क्या होगा। तभी पूर्वज कुबेर ने कहा, अगर इसकी किस्मत में मरना ही लिखा है तो हम क्या ही कर सकते हैं। इसे जान से मार डालो। इतना सुनते ही सभी आदमी जो उस लड़के को घेरे खड़े थे अपनी पूरी ऊर्जा के साथ ड्रैगन किंग पर हमला करने को आगे बढ़े। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग अपनी जगह पर ही जम गए और उनके शरीर कांपने लगे। बूढ़ा पूर्वज भी डर से थोड़ा पीछे हट गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, लड़के, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने ड्रैगन की हड्डी को नष्ट करने के बारे में सोचा भी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी उस लड़के की हंसी पूरे आसमान में गूंजने लगी। अब लोगों का डर से बुरा हाल हो गया था। सभी लोग आपस में बातें करने लगे, ये लड़का पागल हो गया है, यह ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। और इस वक्त सभी के शरीर कांप रहे थे। वह यही सोच रहे थे कि बोल क्यों ड्रैगन किंग को करने के लिए तैयार हुए। सभी बड़ी रियासतों के सरदार जिन्होंने ड्रैगन किंग को करने के लिए ये गठबंधन बनाया था अब पछता रहे थे। वही ड्रैगन किंग का शरीर से लाल रोशनी निकलने लगी थी जिसने पूरे आकाश को ढक लिया था। उसे जगह पर जो लोग कुछ देर पहले तक ड्रैगन किंग को करने का ख्वाब देख रहे थे और उनका ख्वाब भी पूरा होने वाला था, अब उनके चेहरे पर डर साफ साफ देखा जा सकता था। लेकिन तभी एक लड़की जो दूर से उड़ते हुए ड्रैगन किंग के पास जा रही थी, उसे देखकर ड्रैगन किंग की आंखों की चमक गायब हो गई और उनमें एक ठंडापन उतर आया। वह लड़की ड्रैगन किंग के सामने आकर खड़ी हुई और उसे देखकर ड्रैगन किंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह लड़की धीरे धीरे चलकर ड्रैगन किंग के पास आए और उसने ड्रैगन किंग के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, अब मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने जो कुछ देर पहले तक सभी मारने के लिए ड्रैगन की हड्डी को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन लिया था, अब धीरे धीरे वह लाल रोशनी गायब होने लगी थी। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए ड्रैगन किंग को देखा, उसके हाथ में बड़ी सी तलवार दिखाई देने लगी। ड्रैगन किंग भी मुस्कुराते हुए उस लड़की को ही देख रहा था। उसे तलवार की भयंकर ऊर्जा ड्रैगन किंग को भी महसूस हो रही थी, जिससे उसे भी अपने ऊपर एक प्रेशर महसूस हो रहा था। उसने धीरे से उस लड़की से कहा, अगर आज तुम यहाँ नहीं आती तो आज के बाद मुझे कभी देख नहीं पाती। अभी उसने इतना ही बोला था कि उस लड़की ने वह बड़ी सी तलवार ड्रैगन किंग के सीने में उतार दी और वह तलवार उसके दिल को चीरते हुए उसकी पीठ से बाहर निकल गई। ये देखकर ड्रैगन किंग के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वह ये समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ यह क्या हुआ। उसे महसूस हुआ कि जैसे कि वह तलवार कोई आम तलवार नहीं थी। उस तलवार ने ड्रैगन किंग की रक्षात्मक सील को भी तोड़ दिया था। ड्रैगन किंग की आंखों में हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी और वही पूर्वज और बाकी लोग ये दृश्य देखकर खुश हो गए थे। ड्रैगन किंग उस लड़की को देखकर बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। देखते ही देखते उसके शरीर की लाल रोशनी गायब हो गई और वो शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। 10,000 साल बाद एक लड़का जो एक अंधेरे कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ था, उसके पास कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानी हड्डियों का ढांचा चारपाई पर लेटा हो। उसकी माँ जो पूरे दिन बाहर मेहनत करती थी ताकि अपने बच्चे के इलाज के लिए दवाइयाँ का इंतजाम कर सके और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवा सके, लेकिन इस बार डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया कि अब अर्जुन का बचना मुश्किल है और कभी भी इसके शरीर से इसके प्राण छूट सकते हैं। जब अर्जुन चारपाई पर लेटा हुआ था तो उस कमरे में एक सुनहरी रोशनी चमक दिखाई देने लगी और कमरा रोशनी से जगमगा उठा। तभी एक आवाज़ उस कमरे में गूंजने लगी, अब तुम्हारे जागने का समय आ गया है। उस आवाज़ की तरंग अर्जुन के कानों से होते हुए उसके मस्तिष्क में जाने लगी। कुछ ही देर में उसका शरीर कांपने लगा और उसके माथे पर सुनहरी रोशनी चमकने लगी। देखते ही देखते उसके शरीर में सुनहरी रोशनी चमकने लगी और एकदम से उस कमरे में अंधेरा हो गया। लेकिन इस वक्त अर्जुन की जिंदगी बदलने वाली थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ हुआ क्या था। उस अंधेरे के साथ अर्जुन की आंखें भी खुल गई। अर्जुन होश में आ गया था। उसने उठने की कोशिश की लेकिन वह अपने शरीर को हिला भी नहीं पाया।
तभी उसके अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम में इतनी ही ताकत बची है कि तुम अपने शरीर तक को हिला नहीं सकते। अर्जुन के दिमाग में आया कि उसे भ्रम हो गया है कि उसे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, और वह हिम्मत करके खड़े होने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। तभी उसे फिर से आवाज़ सुनाई दी, अर्जुन तू बूढ़ा हो गया है क्या, जो तुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अर्जुन ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। और ऐसे उसकी आवाज़ थोड़ी तेज होती चली गई और एकदम से वह हिम्मत करके चीखते हुए कांपते पैरों से खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, नहीं हूँ मैं बूढ़ा। इतना कहते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से उसका पूरा शरीर पसीने में भीग गया था। अब उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, वह वहीं पड़ा रहा। उसके शरीर में इतनी जान भी नहीं बची थी कि वह हिल भी पाए। बस वह इधर उधर उस छोटे से कमरे में देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ पर है और उनका बड़ा सा बंगला कहाँ गया। ये सब देखकर उसके सर में दर्द हो रहा था और उसकी बेचैनी भी बढ़ गई थी, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था। शाम का वक्त था। उसकी माँ उस छोटे से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो उसने अर्जुन को नीचे ज़मीन पर पड़े हुए देखा। ये देखते ही उसके हाथ में पकड़ी आयुर्वेदिक दवाई की बोतल छूट गई थी, जिससे सारी दवाई वही फर्श पर बिखर गई। और वह दौड़ते हुए अर्जुन के पास आई। उसने रोते हुए कहा, अर्जुन बेटा तुझे क्या हुआ, तू ठीक तो है ना। अर्जुन की माँ की सांस फूलने लगी थी। वह अपने बेटे की हालत को देखकर पहले ही बहुत दुखी थी, और अर्जुन के पिता ने तो बहुत पहले ही उन दोनों को घर से निकाल दिया था जब अर्जुन कोमा में था। अर्जुन को निढाल जमीन पर पड़े देखकर उसकी माँ की सांस ही अटक गई थी। जैसे ही अर्जुन ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो वह बहुत ज़्यादा भावुक हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से अपनी माँ से बोला, मॉम आप रो क्यों रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज पूरे 6 साल बाद अर्जुन की आवाज़ सुनकर शालिनी को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसने रोते हुए ही कहा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना अर्जुन, ये तेरी ही आवाज़ है ना, तूने मुझे मॉम कहकर बुलाया ना। अर्जुन ने कहा, हाँ मॉम, यह मेरी ही आवाज़ है और मैं इतने दिनों बाद बिस्तर से उठा था, इस वजह से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अर्जुन की माँ ने कहा, बेटा अब तुझे होश आ गया है तो तू पहले की तरह ही चलने फिरने लगेगा। अब उसकी माँ को थोड़ा होश आया। उसने इधर उधर देखा तो वह बोतल जिसमें आयुर्वेदिक लिक्विड था पूरा जमीन में बिखर चुका था। शालिनी ने रोते हुए कहा, अर्जुन मैं तेरे लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेकर आई थी, लेकिन मेरी किस्मत तो देख, तुझ तक पहुँचने से पहले ही वह दवाई फर्श पर बिखर गई। उससे तुम्हें एनर्जी मिलती और तुम बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े हो पाते। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जब मुझे होश आ गया है तो कुछ दिन में मैं अपने आप ही चलने फिरने लगूंगा, अब आप मेरी चिंता करना छोड़ दो। अर्जुन की आंख खुलते ही उसके आंखों के सामने मिशा का चेहरा घूमने लगा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी माँ से कहा कि मॉम मिशा कैसी है। मिशा अर्जुन की बचपन की दोस्त, उन दोनों ने एक साथ ही कॉलेज जाना शुरू किया था और वह दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। मिशा तो अर्जुन के पीछे ही पड़ी रहती थी और वह उससे कहती थी कि मैं पूरी लाइफ ऐसे ही तुम्हारे साथ रहूंगी, और मेरे अलावा तुमने किसी और लड़की को देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाया करती थी। इन सब बातों को याद करते हुए अर्जुन मुस्कुरा रहा था। तभी उसने कहा, मॉम हम कहाँ पर है, पापा और पूरी फैमिली कहाँ है, और यह जगह कौन सी है। उसकी माँ ने बताया कि अभी इन सब चीज़ों की चिंता मत कर, बस पहले तू ठीक हो जा, फिर मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। अर्जुन ने कहा, माँ मुझे पहले सब कुछ जानना है। अर्जुन की माँ शालिनी को पता था कि अर्जुन कितना जिद्दी है। उसने कहा, अर्जुन तुम्हारे पिता ने तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद हम दोनों को घर से निकाल दिया था, और इसके पीछे की वजह तो तुम अच्छे से जानते ही होंगे। अर्जुन ने कहा, वह ऐसा नहीं कर सकते, जरूर इसके पीछे कामिनी माँ का कोई हाथ होगा। शालिनी ने कहा, बेटा तुम्हें इस दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं पता, ये दुनिया ऐसी ही है। महर्षि फैमिली में हमें पहले ही कोई पसंद नहीं करता था और घर से निकालने के बाद भी उन्होंने मुझे कहीं भी जॉब नहीं करने दी और ना ही किसी अच्छी सोसाइटी में रहने दिया, और यही वजह है कि आज मैं और तुम यहाँ पर है। अर्जुन ने जब ये सब सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी शालिनी ने कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो तो मैं तुमसे यही कहूंगी कि अब तुम भूल जाओ कि महर्षि फैमिली से हमारा कोई रिश्ता भी था। उन्होंने मुझ पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे, लेकिन मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। अर्जुन ने कहा, माँ आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आप कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। मॉम मुझे आपसे पूछना था कि हमें दादाजी लेकर आए थे और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि वह हमें कभी भी घर से नहीं निकालेंगे, फिर उन्होंने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा। तभी शालिनी ने रोते हुए कहा, बेटा तुम आराम करो, देखो तुम्हारी सांसें भी फूल रही है और बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। बस तुमसे इतना कहना चाहूंगी कि तुम्हारे दादाजी ने तुमसे कभी कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा। अर्जुन ने कहा, मॉम अगर उन्होंने अपना वादा नहीं तोड़ा है तो फिर हम आज यहाँ पर क्यों हैं। शालिनी ने रोते हुए कहा, हम यहाँ पर इसलिए है क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उसे पता था कि उसके दादाजी उसे कितना प्यार करते थे और उनकी वजह से ही किसी की हिम्मत नहीं थी कि अर्जुन को कुछ भी कह सके। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मॉम मैं इन लोगों को सबक जरूर सिखाऊंगा। अर्जुन ने कहा, मॉम मैं चारपाई पर कितने टाइम से हूँ जो कि मेरे शरीर में इतनी कमजोरी आ गई है। ये सुनकर शालिनी ने कहा, बेटा तुम पूरे 6 साल से चारपाई पर हो।
ये सुनकर उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, मॉम इस वक्त मिशा कैसी है, उससे तो तुम मिलती ही होगी। शालिनी अर्जुन को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, वह बिल्कुल ठीक है और वह तुम्हारे बारे में भी पूछती रहती है। ये सुनकर अर्जुन को थोड़ी शांति मिली। उसने कहा, मॉम मुझे पता था कोई भी मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन वह मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अर्जुन की बात सुनकर शालिनी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वह चाहकर भी अर्जुन को सच नहीं बता सकती। अर्जुन को उसकी मां ने सहारा देकर बिस्तर पर लिटा दिया। अगली सुबह से ही अर्जुन मेहनत में लग गया। वह बिस्तर से उठने की जी तोड़ कोशिश करने लगा और आज उसने 5 मिनट तक अपने पैरों पर खड़े रहने की कोशिश की। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। ऐसे ही कई दिनों तक वह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए मेहनत करता रहा। उसके पास खाने के लिए अच्छी चीज़ें भी नहीं थी जिनसे शरीर को ताकत मिल सके, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वह 15 दिनों तक मेहनत करता रहा। वह अपनी मां को सरप्राइज़ देना चाहता था। आज वह अपने कमज़ोर पैरों पर पूरे 2 घंटे खड़ा हुआ था। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वह जल्द से जल्द मिशा से मिलना चाहता था। उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वह मिशा से इतना प्यार करता था। जब काम पर से उसकी मां शाम को घर आई तो वह अपने सामने अर्जुन को खड़े देखकर खुश हो गई। उसने कहा, मेरा अर्जुन अपने पैरों पर खड़ा है। उसके हाथ में एक छोटा सा फैला था जिसमें अर्जुन के लिए फ्रूट थे। शालिनी की आंखों से आंसू छलक रहे थे। उसने कहा, बेटा तुम तो बहुत जल्दी ठीक हो रहे हो। अर्जुन ने कहा, मोम देखना मैं बहुत जल्द पहले जैसा हो जाऊंगा, लेकिन मोम अब मुझे मिशा से मिलना है। शालिनी ने कहा, बेटा अभी तुम्हारी तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई है, देखो तो सही कितने कमज़ोर हो और कुछ दिन की बात हो रहा है फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन अर्जुन तो जिद पकड़कर बैठ गया, मुझे निशा से मिलना है। मैं आपसे कितने दिन से उसके बारे में पूछ रहा हूं, लेकिन आप कुछ बता नहीं रही और मुझे उससे मिलने भी नहीं दे रही। शालिनी में अपने आप से कहा, ये बहुत ज़्यादा जिद्दी है, अभी मेरी नहीं मानेगा। उसने कुछ सोचकर जवाब दिया कि ठीक है बेटा, अगले हफ्ते हम मिशा से मिलने चलेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। धीरे धीरे एक हफ्ता भी बीत गया और ऐसे ही हफ्ते में अर्जुन मिशा के बारे में ही सोचता रहा। अगली सुबह उसकी माँ ने कहा, मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगी, फिर हम चलेंगे। वह बहुत ज़्यादा खुश था और शाम को उसकी माँ घर आ गई थी और फिर वो दोनों एक ऑटो में बैठकर निकल गए। अर्जुन तो बस एक बार मिशा को देखना चाहता था। तकरीबन 1 घंटे बाद ऑटो एक बड़े से बंगले के आगे आकर रुका। बंगले को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था और वहाँ पर चहल पहल कुछ ज़्यादा ही थी। अर्जुन देखने में बिल्कुल दुबला पतला और हाइट 6 फीट से ज़्यादा थी। उसका गोरा रंग, लेकिन इतने सालों तक अनकॉन्शियस रहने की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे उसके चेहरे की चमक बढ़ रही थी। उसने कहा, मोम मिशा के घर को डेकोरेट क्यों किया गया है? लेकिन शालिनी की हिम्मत ही नहीं हुई कि अर्जुन को कुछ बता सके। वह दोनों बात करते हुए जैसे ही आगे बढ़े, गार्ड ने उन दोनों को मैन डोर पर ही रोक लिया। पहले तो गार्ड ने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। उन दोनों के पुराने कपड़े देखकर गार्ड ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम दोनों कहाँ घुसे चले जा रहे हो? पता नहीं तुम लोगों को किसी भी फंक्शन के बारे में पता कैसे चल जाता है जो कि तुम कहीं भी कुछ मांगने के लिए पहुंच जाते हो। ये सुनकर शालिनी को बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हुई। अर्जुन को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, जबान संभाल कर बात करो। अर्जुन की अकड़ देखकर गार्ड गुस्से में चिल्लाया, तेरी औकात है मुझसे बात करने की? तुम अकड़ तो ऐसे दिख रहे हो जैसे कि कितनी बड़ी फैमिली से हो, और तुझे सुनाई नहीं देता कि मैंने तुझसे क्या कहा? अपने लड़के को लेकर यहाँ से निकल, नहीं तो मुझे धक्का के मारकर तुझे निकालना पड़ेगा। तभी अर्जुन ने कहा, अगर तुमने एक भी शब्द आगे कहा तो मैं मिशा से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। अपनी छोटी मालकिन का नाम सुनकर एक बार के लिए गार्ड भी चुप हो गया, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने लगे डेकोरेट बोर्ड पर गई जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मिशा एंड कबीर एंगेजमेंट। उसे देखते ही गार्ड जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, अच्छा तुम मेरी छोटी मालकिन का नाम लेकर मुझे ये दिखा रहे हो जैसे तुम उसे कितने अच्छे से जानते हो, लेकिन तुम जैसे लड़के की औकात नहीं है कि तुम उन्हें देख भी सको। तभी वहां पर 2-4 एलिट फैमिली के लोग आते हुए दिखाई दिए। ये देखकर गार्ड ने जल्दी से अपने कुछ आदमियों को इशारा किया। उन आदमियों ने आगे बढ़कर शालिनी और अर्जुन को पकड़ा और जबरदस्ती उन्हें वहां से बाहर निकालने लगे। इस समय अर्जुन बहुत ही इंसल्टेड महसूस कर रहा था और शालिनी की आंखों में भी आंसू थे। अभी वह उन दोनों को लेकर आगे ही बढ़े थे कि इतनी देर में ही वहां 4 से 5 लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों को देखकर एक पल के लिए गार्ड भी रुक गए। तभी उन गाड़ियों में से कबीर और उसकी फैमिली बाहर निकली और उनके साथ काफ़ी सारे गार्ड भी थे। लेकिन जैसे ही कबीर ने सामने खड़े शालिनी और अर्जुन को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। कबीर और कोई नहीं बल्कि अर्जुन का सौतेला बड़ा भाई था और उसके साथ पूरी महर्षि फैमिली थी। जैसे ही सभी ने उन दोनों को देखा तो उनके चेहरे पर घृणा के एक्सप्रेशन आ गए। लेकिन कबीर ने आगे बढ़ते हुए सार्कास्टिक स्माइल के साथ गार्ड्स को धमकाते हुए कहा, तुम जानते भी हो तुमने किसको पकड़ा है? ये सुनकर गार्ड डर गए और उन्होंने जल्दी से शालिनी और अर्जुन को छोड़ दिया। शालिनी ने जब अपने सामने कामिनी को देखा तो उसने नजरें झुका ली। तभी कबीर ने कहा, छोटी माँ आप कैसी है और इतने सालों से आप कहाँ थी? अर्जुन ने कबीर को देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई।
लेकिन उसे नहीं पता था कि कबीर उसके साथ क्या करने वाला था। अर्जुन ने मुस्कुराहट के साथ कहा, कबीर भाई आप कैसे हैं? शालिनी अपने बेटे की मासूमियत को देखकर दुखी हो रही थी, और वह उन सभी घटिया लोगों को अच्छे से जानती थी कि वह क्या करना चाह रहे हैं। कबीर ने कहा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा अर्जुन। उधर कामिनी और बाकी सभी लोग ये देखकर अपने आप से ही कह रहे थे कि यह कबीर को क्या हुआ। कामिनी ने गुस्से में 2 कदम आगे ही बढ़ाए थे कि कबीर ने उसे इशारे से रोक दिया था। कामिनी ने आगे आकर कहा, कबीर हम पहले ही काफ़ी लेट है, चलो अंदर चलते हैं। अर्जुन ने कहा, भाई यहाँ पर क्या हो रहा है? कबीर ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद वह सभी अंदर चले गए। आखिर कबीर अर्जुन के साथ क्या करने वाला है और क्या लिखा है अर्जुन की किस्मत में? उसे किसने नींद से जगाया था? उसे किसकी आवाज़ सुनाई दी थी? अर्जुन को देखकर उस गार्ड ने भी अपना सर झुका लिया जिसने अभी कुछ टाइम पहले उसकी इंसल्ट की थी। उन सभी के अंदर जाने के बाद गार्ड ने एक दूसरे से बात करते हुए कहा, क्या ये लड़का महर्षि फैमिली से है? क्योंकि उसने कबीर जी को अपना भाई बोला था। अगर यह महर्षि फैमिली से है तो ये दोनों ऐसी फटी हालत में क्यों थे? उधर महर्षि फैमिली अंदर चली गई। वर्मा फैमिली ने उनका वेलकम किया। इस वक्त तक अर्जुन और शालिनी पीछे थे, लेकिन शालिनी पूरी बात समझ गई थी। बस उसे इस बात का डर था कि वह कैसे अर्जुन को संभालेगी। उसने अर्जुन से एक बार कहा भी कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी और बोला, मोम आज तो मैं मिशा से मिलकर ही रहूँगा। इतनी देर में ही उसकी नज़र दूर से आती हुई मिशा पर पड़ी, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रही थी। उसने वाइट कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। लेकिन जैसे ही वह पास आई तो उसने कबीर को गले से लगा लिया। ये देखकर अर्जुन के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। शालिनी को इसी बात का डर था। कबीर ने भी उसको हक करते हुए कहा, मिशा मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और इतना कहकर उसने अपने छोटे भाई नीरव को इशारा किया। नीरव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे, बस उनकी छोटी बहन कशिश को छोड़कर। तभी नीरव अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे आगे लेकर आया। अब सभी को समझ आ गया कि कबीर क्या करना चाहता है। जैसे ही मिशा ने अर्जुन को देखा तो एक पल के लिए वह हैरान रह गई। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो तुम ठीक हो गए? मैं उम्मीद नहीं की थी। लेकिन इस वक्त अर्जुन की आंखों में आंसू थे। तभी कबीर ने हंसते हुए कहा, देखो जैसे ही अर्जुन को पता चला कि आज हमारी एंगेजमेंट है तो वह हमारे लिए यहाँ पर आ गया। ये सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने हिम्मत करके कहा, मिशा तुम तो मुझसे प्यार करती थी। यह सुनकर एक पल के लिए वहाँ पर सन्नाटा छा गया। कबीर भी अर्जुन को ही देख रहा था। वह जानना चाहता था कि अर्जुन की बात सुनकर मिशा का क्या जवाब होगा। मिशा ने कहा, अर्जुन तुम किस प्यार की बात कर रहे हो? वह हमारा बचपना था। उस वक्त हम 17 साल के थे और जब हमें दुनियादारी के बारे में पता ही क्या था। अर्जुन ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा तो वह सब बचपना था और मैंने तुम्हारे लिए जो किया वह क्या था जिसकी वजह से मैं 6 साल तक बिस्तर में पड़ा रहा? मिशा एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने अर्जुन को बड़े ध्यान से देखा और अपने पापा को आवाज़ लगाते हुए वहां पर बुलाया। उन्होंने उससे चेकबुक मांगी और उसमें से एक 50 लाख का चेक अर्जुन के मुंह पर फेंकते हुए कहा, तुम्हारी हालत को देखकर लगता है कि यह तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। उसने अर्जुन को उसकी औकात दिखाई थी। अर्जुन ने कहा, तुमने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था। ये सुनकर मिशा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गई। उसने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, शादी और तुमसे? तुम्हारी औकात ही क्या है? कबीर ने हंसते हुए कहा, लगता है अर्जुन को पता नहीं है कि उसकी औकात क्या है। अर्जुन ने नीचे पड़े हुए चेक को उठाया और उसको देखते हुए कहा, तो यह मेरी औकात है? तुम्हें पैसों का बहुत घमंड है ना? इतना कहकर उसने मिशा के सामने उसे चेक को फाड़ दिया और कहा, कबीर भाई मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। तभी मिशा ने कहा, इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो? ये तुम्हारी औकात से बहुत ज़्यादा है। उस हादसे के बाद तो कितनी बार मेरे गार्ड्स ने मेरी जान बचाई है, तो क्या मैं उन सबसे शादी करती फिरूंगी? अर्जुन ने मिशा से, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम भी और लड़कियों की तरह ही निकली। वह क्या कहते हैं इंग्लिश में, गोल्ड डिगर। ये सुनकर मिशा और कबीर दोनों ही गुस्से में फूट पड़े। कबीर ने आगे बढ़कर अर्जुन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया जिससे अर्जुन लड़खड़ाकर गिर पड़ा। देखकर शालिनी जल्दी से अर्जुन की तरफ दौड़ पड़ी और उसे उठाने लगी। उसने रोते हुए कबीर को देखकर कहा, तुम जानवर हो। कबीर ने गुस्से में कहा, कैरेक्टरलेस औरत, मुझे पता है तू कैसी है और तूने कैसे मेरे बाप को अपने जाल में फंसाया था, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अर्जुन ने कहा, अगर तुमने अपने मुंह से एक शब्द भी और कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनकर कबीर हंस पड़ा और आगे बढ़कर उसने अर्जुन के सीने में एक लात मारी जिससे वह दर्द से करहा उठा। शालिनी अपने आंसू बहाते हुए इधर उधर देखने लगी। उसे आज भी उम्मीद थी कि योगेंद्र महर्षि उन्हें आकर बचाएं, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वहां पर आए गेस्ट भीड़ लगाकर खड़े हो गए थे और सभी को बात करने के लिए एक अच्छा खासा टॉपिक मिल गया था। सभी अर्जुन और उसकी मां को घृणा से देख रहे थे। कबीर ने चिल्लाते हुए कहा, आज इतना अच्छा दिन है मेरी लाइफ का और मैं इसे घटिया लोगों की वजह से बर्बाद नहीं कर सकता। उसने अपने आदमियों को कहा कि इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दो। उसके बाद आगे बढ़कर उसने मिशा के आंसू पोंछे।
और उससे कहा कि मैं तुम्हारे एक एक आंसू का बदला इससे लूँगा। मैंने इसे खाने के लिए तक नहीं तरसा दिया तो मेरा नाम भी कबीर महर्षि नहीं। शालिनी यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अर्जुन भी पूरी तरह से टूट गया था। उन दोनों को बाहर फेंक दिया गया। शालिनी ने रोते हुए अर्जुन को उठाया और वहां से आगे बढ़ गई। उसने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन अर्जुन ने एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसे ही चलते हुए उन्हें आधा घंटा हो गया और हाईवे पर जाकर उन्हें एक ऑटो मिला। शालिनी अपने बेटे को देखकर डरी हुई थी क्योंकि वह एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। लेकिन जैसे ही शालिनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऑटो में बिठाने की कोशिश की तभी अर्जुन ने कहा, मॉम आप चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये सुनकर शालिनी डर गई। उसने कहा, बेटा तुम क्या करने की सोच रहे हो? उन लोगों से अब हमारा कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा यही होगा कि तुम उस लड़की को भूल जाओ। अर्जुन ने कहा, मोम आप मेरी चिंता मत करो, अब वह लड़की मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। बस मैं कुछ देर खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। और मेरा यकीन करो मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने वाला। आपका बेटा इतना कमज़ोर नहीं है और आज के दिन को मैं कभी नहीं भूलने वाला। शालिनी को उसकी बात पर भरोसा हो गया क्योंकि बचपन से ही अर्जुन बहुत समझदार था। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, टाइम पर घर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अर्जुन ने कहा, माँ मैं घर आ जाऊंगा, अब आप जाओ। उसके बाद वह ऑटो वहां से निकल गया। वही अर्जुन पैदल ही और हाईवे पर चलने लगा। उस वक्त ठंड का मौसम शुरू हुआ था और ठंडी ठंडी हवाएं अर्जुन को ठंडक पहुंचा रही थी। अर्जुन पैदल ही और हाईवे पर चलने लगा। उसे वक्त ठंड का मौसम शुरू हुआ था और ठंडी ठंडी हवाएं अर्जुन को ठंडक पहुंचा रही थी। उसकी आंखों के सामने मिशा के साथ के बचपन से लेकर कॉलेज तक के दृश्य चल रहे थे और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छलक आई थी। अभी चलते हुए उसे कुछ देर ही हुई थी कि अचानक से एक पत्थर पर पैर पड़ने की वजह से वह लड़खड़ा गया और हाईवे के बीच में आकर गिर गया। उसमें अभी इतनी ताकत नहीं थी कि वह अपने आप को संभाल सके। तभी एक लग्जरी कार जो ब्लैक कलर की थी उसके स्पीड में ब्रेक लगे और जिसकी वजह से वहां पर कार के टायर स्लिप होने की बहुत तेज आवाज सुनाई दी। कार अर्जुन से 4 इंच की दूरी पर रुकी थी लेकिन उसका दिल इस वक्त इतना दुखी था कि उसे उस कार से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और वह हिम्मत करके खड़ा हुआ। अभी वह अपने कदम आगे बढ़ाने को ही हुआ था कि इतने में ही उसे कर से एक ब्यूटीफुल लड़की जिसने ब्लैक कलर की टॉप और वाइट जीन पहनी हुई थी और दिखने में वह बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लग रही थी। उसने गुस्से में अर्जुन पर चिल्लाते हुए कहा, पागल लड़के, तुझे दिखाई नहीं देता? मरने के लिए तुझे मेरी ही गाड़ी मिली थी। अर्जुन ने वह आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नज़र उस लड़की पर ठहर सी गई और वह लड़की उसे सुनाए जा रही थी कि अचानक उस लड़की की नज़र अर्जुन की मासूम नज़रों से टकराई जिनमें से बहते हुए आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इतनी देर में ही उस लड़की के 10 से 12 गार्ड भी उतरकर वहां पर आ गए। एक पल के लिए उस लड़की का बोलना भी बंद हो गया। उसे अर्जुन की आंखों में दर्द के साथ उसकी तड़प भी साफ साफ दिखाई दे रही थी लेकिन वह तुरंत अपने होश में आ गई और फिर चिल्लाते हुए अर्जुन से बोली, आर यू मैड? पर जब उसे एहसास हुआ कि इस लड़के से बात करने का कोई फायदा नहीं है तो वह मुड़कर वापस जाने लगी। उसके गार्ड भी वापस कार में बैठने के लिए आगे बढ़ गए लेकिन तभी अचानक से अर्जुन ने स्पीड में आगे कदम बढ़ाए और उसे लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। वह लड़की कुछ समझ ही नहीं पाए। तभी उसे लड़की के साइड से कुछ बाइकर निकल कर गए और अर्जुन ने उनकी तरफ अपनी पीठ कर ली थी और उस लड़की को अपने सीने से लगा लिया। एक पल के लिए तो उस लड़की को कुछ समझ ही नहीं आया और जैसे ही वह अपने होश में आई तो उसे ऐसा लगा जैसे कि इस लड़के ने उसका फ़ायदा उठाया है। उस लड़की के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। इतनी देर में ही उस लड़की ने अर्जुन को धक्का दिया जिससे अर्जुन फिर से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और गार्ड भी उसकी तरफ दौड़ पड़े। सबसे पहले गार्ड्स ने उस लड़की को प्रोटेक्ट किया। उसकी असिस्टेंट जल्दी से आकर बोली, मैडम आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं है? लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। अभी भी उस लड़की की आंखें गुस्से से लाल थी। अर्जुन को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। लड़की ने अपने गार्ड से कहा, इस लड़के को उठाओ, देखो ये ड्रामा तो ऐसे ही कर रहा है जैसे कि मेरे धक्का देने से ये मर ही गया है। तभी 2 गार्ड्स ने गुस्से में अर्जुन को पकड़कर उस जमीन से उठाया तो एक गार्ड को अपने हाथ पर कुछ गिलासा महसूस हुआ और उसने जैसे ही अर्जुन के पीछे देखा तो उसकी पूरी शर्ट ब्लड में भीग चुकी थी। उस गार्ड को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। उसने कहा, मैडम इसे बुलेट लगी है। ये सुनकर वह लड़की हैरान हो गई। उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो? तभी उस गार्ड ने कहा, मैडम अभी यहाँ से कुछ बाइकर निकले थे, इसका मतलब है वह आप पर अटैक करने के लिए आए थे और शायद इस लड़के ने उन्हें देख लिया था। तभी उस लड़की की नज़र भी जमीन पर टपकती हुए खून पर पड़ी। ये देखकर उस लड़की ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और वह थोड़ा डर गई। उसने कहा, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलो। उस लड़की का नाम शिवन्या खुराना था। उसने अपनी कार में ही अर्जुन को बैठाने के लिए कहा लेकिन तभी एक गार्ड ने कहा, मैडम यह आपकी सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। तभी शिवन्या गुस्से में बोली, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। अभी भी इसे देखकर तुम्हें लगता है कि यह मुझे नुकसान पहुंचाएगा? अगर यह मुझे नुकसान ही पहुंचाता तो यह मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालता? देखो तो सही यह पहले ही कितना कमज़ोर है। और अब बातें करना बंद करो। शिवन्या जल्दी से कार में बैठी
उसकी नज़र अर्जुन के चेहरे पर ही थी और इस वक्त शिवन्या ने अर्जुन के कंधे पर हुए घाव पर अपना हाथ रख लिया और उसका सर शिवन्या की गोद में था। वह एक तक अर्जुन के चेहरे को देखे जा रही थी। उसकी असिस्टेंट भी कार में आगे बैठ गई थी। शिवन्या के दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर उस पर अटैक किसने किया था और इस लड़के ने उसे क्यों बचाया था। अर्जुन को देखकर शिवन्या की आंखों से भी आंसू छलक आए थे। अर्जुन की आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिससे पता लग था कि ये लड़का बहुत देर से रो रहा था। अर्जुन इस वक्त बादलों के ऊपर खड़ा हुआ था। उसे तो ऐसा लगा जैसे कि वह मर चुका है। उसके चारों तरफ एक सुनहरा ड्रैगन घूम रहा था और उस पर एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के ने कहा, तुमने एक लड़की की जान बचाने के लिए पहले अपने 6 साल बर्बाद कर दिए और फिर भी तुमने आज एक और लड़की की जान बचाने के लिए अपनी जान मुसीबत में डाल दी। अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो और क्या मैं मर चुका हूँ? तभी उस लड़के ने कहा, मैंने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। अर्जुन ने कहा, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। अर्जुन का ये जवाब सुनकर वह लड़का हंसने लगा और उसने कहा, एक बार धोखा खाने के बाद भी तुम्हें सबक नहीं मिला? तभी अर्जुन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, इसमें गलती मेरी ही थी जो मैं उस लड़की के इरादे समझ नहीं सका। मुझे नहीं पता था कि जो लड़की इतनी खूबसूरत है उसका दिल उतना ही बदसूरत होगा। उसकी बात सुनकर ड्रैगन पर बैठा लड़का भी किसी सच में डूब गया और फिर कुछ देर बाद बोला, तुम ही मेरी शक्तियों के वारिश हो। तुम्हारे लिए मैं 10,000 साल तक इंतजार किया है। उस लड़के के माथे पर सुनहरा तेज था और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें असीम शक्तियां हो। उस लड़के ने अर्जुन से कहा, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इतना कहते ही वह ड्रैगन पर बैठा लड़का बहुत ही स्पीड में अर्जुन की तरफ आया। ये देखकर अर्जुन ने आंखें बंद कर ली और वह लड़का ड्रैगन के साथ ही अर्जुन के अक्ष में समा गया और अर्जुन की आत्मा सुनहरे रंग से चमकने लगी। जिस वक्त शिवन्या अर्जुन को देख रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने अर्जुन के चेहरे पर एक सुनहरी चमक देखी हो, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि यह क्या था। वह अर्जुन के चेहरे पर और अच्छे से ध्यान दे पाती उससे पहले ही वह हॉस्पिटल पहुंच गए और कार के रुकने से शिवन्या अपने होश में आई। बॉडीगार्ड्स ने जल्दी से अर्जुन को उठाया और इमरजेंसी वार्ड में ले गए। ये हॉस्पिटल खुराना फैमिली का ही था। उसे अस्पताल पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, आरके ग्रुप हॉस्पिटल, राजवीर खुराना ग्रुप। शिवन्या को वहां पर देखकर डॉक्टर भी घबरा गए थे और यह खबर हॉस्पिटल के एमडी तक भी पहुंच गई थी। कुछ ही देर में डॉक्टर ने अर्जुन की हेल्थ को मॉनिटर करना शुरू कर दिया और उन्होंने सर्जरी करके सबसे पहले अर्जुन के कंधे पर से बुलेट निकाली और जब डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए तो शिवन्या वहीं पर थी। उसने कहा, डॉक्टर उस लड़के की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने कहा, शिवन्या मैडम मुझे नहीं लगता वह लड़का बच पाएगा क्योंकि उसकी कंडीशन देखकर लग रहा था कि वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जैसे कि इससे पहले भी वह किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित था, इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तभी शिवन्या को याद आया कि वह कैसे लड़खड़ाता हुआ हाईवे के किनारे पर चल रहा था और अचानक से वह उसकी गाड़ी के सामने आ गया था। इसका मतलब वह इतना कमज़ोर था। अभी शिवन्या खुराना इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी एक नर्स दौड़ती हुई आई और उसने कहा कि डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया है। ये सुनकर डॉक्टर की हैरानी का भी ठिकाना नहीं था। जब अर्जुन हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में था तो उस लड़के की शक्तियां उसके शरीर में विलीन हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल गई थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वह बिल्कुल हवा की तरह हल्का हो गया हो और उसके आंखों के सामने जितने भी डॉक्टर थे वह उनके शरीर की सभी हड्डियों और ऑर्गेन्स को अपनी आंखों से देख सकता था। ये देखकर उसे बहुत ही अजीब महसूस हुआ और उसे आसपास की सभी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर तक वह शांत रहा। धीरे धीरे वह सभी आवाज़ सुननी उसे बंद हो गई और इस बार जब उसने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद वह बिस्तर से उठा। इस वक्त वो पेशेंट के कब्ज़ों में था। उसके बाद वो बाहर की तरफ जाने लगा। इससे पहले कि डॉक्टर अंदर जा पाते अर्जुन खुद बाहर पहुंच गया था। डॉक्टर्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। शिवन्या भी उसे देखकर हैरान थी। शिवन्या ने कहा, तुम कैसे हो? तभी उसे सारी बातें याद आ गई जो भी शिवन्या ने उससे कहा था। अर्जुन ने शिवन्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? लेकिन उसके कपड़े ब्लड में खराब हो चुके थे। तभी शिवन्या ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया और वह जल्दी से दूसरे कपड़े लेकर आ गई। अर्जुन ने कपड़े हाथ में लिए और सबसे पहले उसने अपने कपड़े चेंज किया क्योंकि उसे पता था अगर उसकी माँ उसे ऐसी दिखती तो वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती। उसके बाद वह शिवन्या से बिना कुछ बोले वहाँ से आगे जाने लगा। तभी उसने रुककर पीछे देखा और शिवन्या से कहा, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम्हारी जान खतरे में है। ये सुनकर शिवन्या की आंखें बड़ी हो गई। वह उसे कुछ कह पाती इससे पहले ही अर्जुन आगे बढ़ गया। डॉक्टर भी उसे देखकर हैरान थे। डॉक्टर ने कहा, यह इम्पॉसिबल है, ये तो अच्छे से अपने पैर पर चल भी नहीं सकता और फिर यह ऐसे स्पीड में कहाँ जा रहा है। तभी शिवन्या ने कहा, डॉक्टर आप तो कह रहे थे कि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ऐसी कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर भी यह सब देखकर कन्फ्यूज था। उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो शिवन्या की बात का जवाब भी नहीं दे पाया। शिवन्या ने कहा, थैंक यू डॉक्टर, अब मैं चलती हूँ।
इतना कहकर वह तेज कदमों से अर्जुन की तरफ जाने लगी। उसने आवाज़ देते हुए अर्जुन से कहा सुनो, लेकिन अर्जुन ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वह जल्दी से उसके पास पहुंची और उसने कहा थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। अर्जुन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसा पहली बार था कि शिवन्या को किसी ने इग्नोर किया था। लड़के तो उसे देखकर एक ही नज़र में पागल हो जाते थे और एक अर्जुन था जिसने शिवन्या पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। शिवन्या ने कहा मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी और मैं तुमसे जो भी कहा उसके लिए सॉरी। अर्जुन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा इट्स ओके। शिवन्या ने कहा तुम्हें कहाँ जाना है मुझे बताओ, मैं छोड़ देती हूँ, और तुमने मेरी जो भी हेल्प की उसके लिए रिवॉर्ड तो बनता ही है। उसने अपनी असिस्टेंट को इशारा किया, तभी असिस्टेंट ने उसके हाथ में एक चेक दे दिया। उसे चेक में शिवन्या ने 10 करोड़ की अमाउंट भरी थी। अर्जुन ने जब वह चेक खोलकर देखा तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसे वह घटना याद आ गई जो कुछ टाइम पहले उसके साथ हुई थी। उसने गुस्से में चेक को फाड़ते हुए कहा तुम खुद को समझती क्या हो और यह पैसे देकर तुम क्या दिखाना चाहती हो। अर्जुन की ऐसी हरकतें देखकर शिवन्या को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वह तो अर्जुन के कपड़े देखकर यही सोच रही थी कि अर्जुन गरीब घर का लड़का है और इतने पैसे देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। लेकिन ये सब उसकी सोच से बिल्कुल उलट हुआ। वह सोच रही थी क्या ये लड़का किसी बड़े परिवार से है जो इसने ये पैसे लेने से इनकार कर दिया। शिवन्या बहुत ही समझदार थी। उसने कहा कि मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी, और अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। ये सुनकर अर्जुन शांत हो गया, लेकिन शिवन्या उसे देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। शिवन्या ने आगे कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। अर्जुन ने कहा मैं कितने टाइम से यहाँ पर था। यह सुनकर शिवन्या ने कहा तुम्हें पूरे 1 घंटे हो गए। अर्जुन ने कहा ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ और मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हो। ये सुनकर शिवन्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद वह अर्जुन और अपने के साथ गाड़ियों में बैठे और वहाँ से निकल गए। शिवन्या की नज़र अर्जुन से हटने का नाम नहीं ले रही थी और वह तिरछी नज़रों से अर्जुन को देखे जा रही थी। अर्जुन अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। तभी शिवन्या का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसके दादाजी की आवाज़ आई शिवन्या तुम कहाँ पर हो, तुम्हें पता है ना आज कितनी इंपॉर्टेंट फैमिली मीटिंग थी और तुम टाइम पर आई नहीं। ये सुनकर शिवन्या ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसने कहा दादाजी मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई थी, मैं आकर आपको सब कुछ बताती हूँ। शिवन्या ने कुछ देर तक दादाजी से बात की और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शिवन्या इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपसेट थी। तभी उसका फ़ोन दोबारा बज उठा। ये शिवन्या की छोटी बहन का फ़ोन था। उसने कहा दीदी आप कहाँ रह गई, आपको पता है आज फैमिली मीटिंग में आपकी शादी की बात चल रही थी और पापा ने तो डिसीजन ले लिया है कि वह आपकी शादी साहनी फैमिली के बेटे से ही करेंगे, और इस बार उन्होंने दादाजी को भी कन्वेंस कर लिया है। ये सुनकर तो शिवन्या का माइंड अपसेट हो गया। उसने कहा मैं ये शादी नहीं करने वाली। इस टाइम तक शिवन्या की आंखों में आंसू आ गए थे। ये देखकर अर्जुन ने कहा क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो। शिवन्या ने कहा प्रॉब्लम तो बहुत सारी है लेकिन छोड़ो। वह कुछ सोच रही थी, तभी उसकी नज़र अर्जुन के चेहरे पर गई। उसे हैरानी हुई। उसने कहा क्या यह मेरा वहम है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि इसके चेहरे खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। उसकी नज़रें अर्जुन से हट ही नहीं रही थीं। अर्जुन ने कहा तुम ऐसे क्या देख रही हो। एकदम से शिवन्या ने उसे अपनी नज़रें हटाई। कुछ ही देर में वो एक कॉलोनी में पहुंच गए थे जहां पर छोटे छोटे मकान बने हुए थे। अर्जुन ने एकदम से कहा गाड़ी रोको, मुझे यही उतरना है। जैसे ही गाड़ी रुकी वह उतरकर वहां से थोड़ी आगे चल और एक छोटे से घर के अंदर चला गया। शिवन्या अभी तक गई नहीं थी, वह अर्जुन को ही देख रही थी। जब उसने अर्जुन को एक छोटे से कमरे में जाते हुए देखा तो उसने अपने आप से ही कहा ये लड़का आखिर चीज़ क्या है। मैंने कुछ देर पहले इसे 10 करोड़ ऑफर किए थे जिससे यह बड़े से बंगले को खरीद कर उसमें रह सकता था, लेकिन फिर भी इसने वो चेक ऐसे फाड़ दिया जैसे कि यह कितना अमीर आदमी हो। आखिर पैसों की ज़रूरत तो हर किसी को होती है। जब वह जा रहा था तो शिवन्या ने उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया था और कहा था कि जब भी तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हो। शिवन्या की असिस्टेंट ने जो आगे बैठी थी उसने शिवन्या से कहा मैडम ये लड़का कुछ अजीब लग रहा था। शिवन्या ने कहा तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। असिस्टेंट ने जवाब दिया मैडम इन्हें देखकर लग ही नहीं रहा कि इसे बुलेट भी लगी है, और इसकी हरकतें भी अजीब थी। भला कोई इतने पैसों को कैसे मना कर सकता है जबकि यह खुद ऐसी लाइफ जी रहे हैं। शिवन्या ने कहा हर किसी को हम पैसों से खुश नहीं कर सकते और मुझे कल तक इस लड़के की पूरी डिटेल चाहिए। उसके बाद शिवन्या की गाड़ी भी वहां से चली गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आखिर अर्जुन कैसे कबीर से अपनी इंसल्ट का बदला लेगा, और अर्जुन कैसे इतनी जल्दी होश में आ गया था। शिवन्या पर अटैक किसने किया था, क्या शिवन्या की जान खतरे में थी, और वो नौजवान लड़का कौन था। जब शालिनी ने देखा कि अर्जुन वापस आ गया है तो उसकी सांस में सांस आई। उसने अर्जुन को देखते ही कहा बेटा तू ठीक तो है ना। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा माँ आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उन सब बातों को भूल चुका हूँ। शालिनी ने आगे कहा तेरे कपड़ों को क्या हुआ और यह नए कपड़े कहाँ से आए। अर्जुन ने सोते हुए कहा मॉम वह कपड़े कीचड़ की वजह से खराब हो गए थे और जिसकी वजह से ये सब हुआ था उसने मुझे दूसरे कपड़े दिलाए। अब मैं काफ़ी थक गया हूँ, बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ।
अर्जुन को किसी भी तरह की थकावट महसूस नहीं हो रही थी, बस वह अपनी माँ से नजरें नहीं मिला पा रहा था क्योंकि उसके सामने उन लोगों ने उसकी माँ की इंसल्ट की थी, जो अर्जुन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। बिस्तर पर लेटने से पहले अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, मॉम आज जो भी हुआ था मैं उन लोगों से बदला जरूर लूंगा। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, हम उनके जैसे नहीं है और मैं नहीं चाहती अब तुझ पर किसी भी तरह की कोई मुसीबत आए। बस तू आराम कर और तुझे अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। अर्जुन ने कहा, ठीक है मोम, मैं पढ़ाई के साथ साथ कोई काम भी कर लूंगा, अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी दोबारा अपने बेटे को होश में देख पाएगी। बस उसके मन में हमेशा एक उम्मीद रहती थी कि एक दिन खुद उसका बेटा होश में आकर उससे बातें करेगा और उसका ये सपना पूरा हो गया था। ऐसे ही दोनों ने कुछ देर बातें की और फिर दोनों ही सो गए। सुबह का वक्त अर्जुन सुबह जल्दी उठकर नहाकर फ्रेश हुआ और उसने अपनी माँ से कहा कि मैं कोई जॉब देखने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन उसकी माँ ने देखा कि आज अर्जुन कुछ बदला बदला सा लग रहा है। रात रात में ही उसका शरीर थोड़ा बदल गया था, वह देखने में कमज़ोर नहीं लग रहा था और इस बदलाव ने शालिनी को हैरान कर दिया। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यह सब उसकी आंखों का धोखा हो। इस वक्त अर्जुन के चेहरे की चमक ऐसी थी जैसे कि वह कभी बीमार ही नहीं था। इस वक्त कोई भी अर्जुन को देखकर यह नहीं कह सकता था कि रात को उसे बुलेट भी लगी थी। अर्जुन जल्दी से अपनी एक कमरे के घर से निकल गया। उसने रास्ते में पैदल चलते हुए अपने आप से ही कहा कि मॉम, मैं तुम्हें अब और दुख नहीं सहने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। उसकी आंखों में सुनहरी चमक थी। वह उस कॉलोनी से निकलकर शहर में आ गया था। उसके दिमाग में यही था कि वह क्या काम कर सकता है। एक बड़ी सी आलीशान बिल्डिंग जिसके ऊपर लिखा हुआ था खुराना ग्रुप। शिवन्या अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, उसके सामने उसकी असिस्टेंट थी। असिस्टेंट ने बताया कि मैडम, उस लड़के के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है, मैंने आसपास के लोगों से भी पता किया तो मुझे पता चला कि वह पिछले 6 साल से कोमा में था और उसकी माँ दिन रात मेहनत करके उसका इलाज करवा रही थी। उसे कुछ दिन पहले ही होश आया था। शिवन्या ने उसकी बात सुनकर कहा, तो इसलिए वह इतना कमज़ोर लग रहा था और फिर भी उसने मेरी जान बचाई और उसने ये भी नहीं सोचा कि उसका क्या होगा। ये लड़का कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। शिवन्या अभी बात ही कर रही थी कि उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी। उसने अपना फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसने जो भी सुन उसकी वजह से उसका दिमाग ख़राब हो गया और उसने गुस्से में फ़ोन को ज़मीन पर फेंक दिया जिससे फ़ोन टूट गया था। उसने गुस्से में ही कहा, अब इस प्रॉब्लम से मैं कैसे निकल सकती हूँ। असिस्टेंट ने भी पूरी बातें सुन ली थी क्योंकि दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ इतनी तेज थी कि वह फ़ोन के बाहर से भी सुनाई दे रही थी। तभी असिस्टेंट ने कहा, मैडम, मेरे पास इस प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन है। इतना कहकर असिस्टेंट ने शिवन्या खुराना को कुछ सजेशन दिए जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो। ये सुनकर असिस्टेंट ने कहा, फिर मैडम आप तो दादाजी को जानते ही हो। वही अर्जुन को शाम हो गई थी लेकिन उसे अभी तक कोई छोटी मोटी जॉब तक नहीं मिली थी और वह पैदल चलते हुए ही उस हॉस्पिटल के सामने आ गया था जहां पर कल उसका ट्रीटमेंट हुआ था। इस वक्त सीनियर डॉक्टर एक पेशेंट को हड़बड़ी में बाहर से अंदर की तरफ लेकर जा रहे थे। तभी उनकी नज़र अर्जुन पर पड़ी और वह भी उसे वहां पर देखकर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन अर्जुन तो कुछ और ही देख रहा था। वहां पर जो भी मरीज आ रहा था अर्जुन को एक ही नज़र में उनकी बीमारी का पता चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखों में स्कैनर मशीन फिक्स हो गई हो जो पेशेंट की हर बीमारी को देख पा रहा था और अर्जुन को सभी के इंटरनल ऑर्गन साफ साफ दिखाई दे रहे थे और हजारों बीमारियां और उनके ट्रीटमेंट की टेक्निक, आयुर्वेदिक और मॉडर्न मेडिसिन के फॉर्मूले उसके दिमाग में छप गए थे। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लोगों की बीमारी देखकर यह भी पता लग रहा था कि उसकी लाइफ कितने समय की बची है। अर्जुन अभी अपनी सोच में ही खोया हुआ था कि तभी अर्जुन को देखकर सीनियर डॉक्टर उसके पास आए और उन्होंने बोला, अब आप कैसे हैं। लेकिन अर्जुन की नज़र तो उस पेशेंट पर थी जिसे स्ट्रेचर से अंदर की तरफ ले जाया जा रहा था। अभी सीनियर डॉक्टर अर्जुन से बात भी नहीं कर पाए थे कि तभी 7 फुट के एक आदमी ने सीनियर डॉक्टर के पास आकर कहा, डॉक्टर साहब जल्दी अंदर चलो, आपको पता है ना कि हमारे बॉस की कंडीशन कैसी है। सीनियर डॉक्टर ने अर्जुन से कहा, अभी मुझे जाना होगा लेकिन मुझे तुम्हारी ड्रेसिंग भी करनी है, जाने से पहले एक बार मुझसे मिलकर जाना। इतना कहकर वह उस पहलवान आदमी के साथ अंदर की तरफ चल दिए। तभी उन्हें पीछे से अर्जुन की आवाज़ सुनाई दी, तुम में से कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता। ये सुनकर सीनियर डॉक्टर एकदम से अपनी जगह पर रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार अर्जुन को देखा और फिर आगे की तरफ चल दिए। जैसे ही वह अस्पताल में एंट्री करने वाले थे तभी अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा तुम में से उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही। यह सुनकर अब सीनियर डॉक्टर के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। सीनियर डॉक्टर को रुका हुआ देखकर अर्जुन उनके पास आया। अर्जुन को देखकर उस पहलवान ने कहा, क्या बकवास है, अगर तुमने दोबारा हमारे बॉस के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन अर्जुन ने फिर से वही बात दोहराई, डॉक्टर अब आप कुछ नहीं कर सकते और अगले 10 से 15 मिनट में वह मर जाएंगे। सीनियर डॉक्टर ने घबराते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी तक तो हमने पेशेंट की कंडीशन को भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया है।
मुझे पता है उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मान सकते। तभी अर्जुन ने कहा, आप कुछ नहीं कर सकते। अब वह पहलवान गुस्से में आ गया और उसने अपने हाथ का मुक्का बनाकर अर्जुन की तरफ गुस्से से चलाया, और ये देखकर सीनियर डॉक्टर भी डर गया, लेकिन अर्जुन अपनी जगह से हिला तक नहीं और अपने हाथ से बड़े आराम से उस पहलवान के हाथ को पकड़ लिया। आखिर पहलवान अर्जुन के साथ क्या करने वाला है? क्या अर्जुन ने जो कुछ भी कहा था वह सच है, और क्या अर्जुन उसे पेशेंट को बचा पाएगा? अर्जुन अपनी जगह से हिला तक नहीं और अपने हाथ से बड़े आराम से उसे पहलवान के हाथ को पकड़ लिया। वह पहलवान भी अर्जुन की ताकत को देखकर हैरान था कि कैसे इस दुबले पतले लड़के ने उसके हाथ को पकड़ लिया, और उसके बाद पहलवान ने गुस्से में अपना हाथ जोर से पीछे की तरफ खींचने की कोशिश की। अब उसकी आंखों में हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। वह खुद अचंभित था कि यह उसके साथ क्या हुआ। वह चाहकर भी अपना हाथ अर्जुन से छुड़ा नहीं पा रहा था, और इस वक्त वह पहलवान भी थोड़ा घबरा गया था। उसकी घबराहट को देखकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अर्जुन ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा कि आज के टाइम में किसी को सलाह देना भी बेवकूफ़ी है। इतना कहकर वह मुड़कर जाने लगा, लेकिन पहलवान को अब उसकी बात पर थोड़ा भरोसा होने लगा था, और उसने अर्जुन को रोकते हुए कहा, हमारे बॉस को बचाने का कोई तरीका है? ये पहलवान उस आदमी का राइट हैंड था। अर्जुन ने कहा, हाँ, उन्हें बचाया जा सकता है अगर उनके शरीर से अगले 5 मिनट में जहर को निकाल दिया जाए। तो ये सुनकर तो पहलवान के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसके बॉस को जहर दिया गया है। कुछ देर वह अपनी सोच में ही डूबा रहा, फिर उसने कहा, इस बार तुम गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बॉस को जहर कैसे दे सकता है? उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, और पूरे शहर में किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे बॉस की तरफ नज़र उठाकर भी देख सके, और जहर देना तो दूर की बात है। उसे पहलवान को देखकर अर्जुन ऐसे मुस्कुराया जैसे कि वह अपने सामने किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो, और वह बिना कोई जवाब दिए वापस चलने लगा। लेकिन अब पहलवान कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। उसके दिमाग में यही चल रहा था, अगर इस लड़के की बात सच हुई तो वह अपने बॉस को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। इसलिए उसने दौड़कर जल्दी से अर्जुन का रास्ता रोका और कहा, क्या आप मेरे बॉस की जान बचा सकते हैं? ये सुनकर अर्जुन ने कहा, मुझे लगता है शायद मैं उन्हें बचा सकता हूँ। सीनियर डॉक्टर ने जब अर्जुन की बात सुनी तो वह भी हैरान हो गया। उसने भी आगे आकर कहा, तो क्या आप डॉक्टर हैं? अर्जुन ने सीनियर डॉक्टर की बात सुनकर हंसते हुए कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उन्हें बचा सकता हूँ। सीनियर डॉक्टर भी अर्जुन की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गए थे, और उन्हें भी इस बात का डर था कि अगर मिस्टर वीरेंद्र शेखावत को कुछ भी हुआ तो उनका हॉस्पिटल बर्बाद हो जाएगा, और अब तक उन्होंने जितनी भी कामयाबी हासिल की थी वह सब मिट्टी में मिल जाएगी। इस वक्त सीनियर डॉक्टर ने भी अर्जुन से कोई सवाल नहीं किया, और उन्होंने अर्जुन से कहा कि अगर आप उन्हें बचा सकते हैं तो जल्दी चलिए, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है और उनकी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। वह पहलवान जिसका नाम ज्वाला चौधरी था जल्दी से अर्जुन के साथ अस्पताल के अंदर चल दिया। उसके दिमाग में तो अभी भी अर्जुन की वही बातें चल रही थी कि 10 मिनट में वह मारे जाएंगे। आज पहली बार ज्वाला पहलवान ने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से काम लिया था, क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि यह लड़का उनके बॉस को बचा सकता है, और यही वजह थी कि उसे उसकी बातों पर भरोसा हो रहा था। मिस्टर वीरेंद्र शेखावत को आईसीयू में एडमिट कर दिया गया था। वह जल्दी से अस्पताल के अंदर चले गए। अर्जुन ने चलते हुए सीनियर डॉक्टर से कहा कि इस वक्त मुझे 10 चांदी की नीडल चाहिए, और इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर भी अर्जुन की बात सुनकर हैरान था, क्योंकि यह पुरानी चिकित्सा पद्धति थी, और अर्जुन की उम्र देखकर लग नहीं रहा था कि उसे ये तकनीक पता होगी। फिर भी सीनियर डॉक्टर ने इस वक्त उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पीए को फ़ोन किया और कहा कि मेरे ऑफिस में लॉकर में एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें चांदी की नीडल है, तुम जल्दी से उनको लेकर आईसीयू में आ जाओ। दरअसल सीनियर डॉक्टर, जिनका नाम रितेश खन्ना था, उन्होंने ये चांदी की नीडल एक ऑक्शन में खरीदी थी। वह कई 500 साल पुरानी चांदी की नीडल थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इन नीडल्स की ज़रूरत कभी भी उन्हें पड़ सकती है। उन्हें पुरानी चिकित्सा पद्धति से गहरा लगाव था, और इस समय में उन्हें ऐसा कोई भी नहीं मिला था जो उन्हें ये चिकित्सा पद्धति सिखा सके। बस उन्हें कभी कभार ये लगता था कि कोई तो ऐसा होगा जो कभी उन्हें ये तकनीक सिखा पाएगा। दरअसल उन्होंने कुछ लोगों को भी देखा था जो इस तकनीक से इलाज करते थे, लेकिन डॉक्टर रितेश खन्ना को कभी भी उन पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि जब वह 1-2 दिन उनके पास रहकर उनकी ट्रीटमेंट करने की प्रक्रिया को देखते थे तो उनका दिमाग खराब हो जाता था, क्योंकि उन्हें अंदर से ही ऐसा महसूस होता था जैसे कि यह लोग सिर्फ पेशेंट और उसकी फैमिली को ठग रहे हैं। इस वजह से वह कभी भी इस तकनीक को सीख नहीं पाए। पर आज अर्जुन को देखकर वह हैरान थे, और इस वक्त डॉक्टर को भी पता था कि उनके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए इस वक्त उन्होंने अर्जुन से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। वह अभी आईसीयू के सामने ही पहुंचे थे कि उनका पीए करण आहूजा जल्दी से वह नीडल लेकर उनके पास पहुंच गया था, और उन्होंने सीनियर डॉक्टर रितेश खन्ना को वह लकड़ी का बॉक्स पकड़ा दिया जिसमें चांदी की नीडल थी। रितेश खन्ना ने वह बॉक्स अर्जुन को दे दिया, और अर्जुन सीधा आईसीयू के अंदर चला गया। उसके साथ सीनियर डॉक्टर भी चले गए। अर्जुन ने वहां पर कुछ डॉक्टर और नर्सों को देखकर कहा, आप सभी बाहर जाए। उन्होंने एक बार सीनियर डॉक्टर की तरफ देखा तो रितेश खन्ना ने भी उन्हें इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। रितेश खन्ना का इशारा देखकर वह बाहर चले गए। जब उन्हें लगा कि अर्जुन ने सभी को बाहर जाने के लिए कहा है तो वह भी बाहर जाने लगे। तभी अर्जुन ने कहा, मुझे आपकी ज़रूरत है। वही करण आहूजा सोच रहा था कि यह लड़का कौन है, और आखिर रितेश खन्ना ने क्यों ये बॉक्स उस लड़के के हाथ में दिया है। तभी अर्जुन की नज़र करण आहूजा पर पड़ी जो बाहर की तरफ जा रहा था।
तभी उसने करण आहूजा को रोकते हुए कहा कि डॉक्टर जल्दी से उनके सभी कपड़े उतारो। ये सुनकर डॉक्टर करण आहूजा हैरान हो गया। उसने अपने आप से ही कहा, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं और यह किस तरीके से मुझसे बात कर रहा है। लेकिन तभी रितेश खन्ना ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि इन्होंने तुमसे क्या कहा। ये सुनकर करण आहूजा जल्दी से वीरेंद्र शेखावत के कपड़े उतारने लगा। तभी अर्जुन ने कहा, जल्दी करो। करण ने भी जल्दी से उसके सभी कपड़े उतार दिए। अर्जुन ने देरी न करते हुए चांदी की नीडल ली और उन्हें जल्दी से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करके सबसे पहले एक नीडल मिस्टर वीरेंद्र शेखावत के लेफ्ट हैंड की तरफ बिल्कुल हॉट के बीचों बीच गड़ा दी। और उसने इतनी तेजी से वह नीडल लगाई थी कि रितेश और करण दोनों ही हैरान हो गए थे, क्योंकि वह तो यही सोच रहे थे कि जैसे वह नीडल हॉट में लगी हो। अगर ऐसा हुआ तो पेशेंट का बचना इम्पॉसिबल है। और देखते ही देखते अर्जुन ने 2 नीडल उसके पैरों के तलवे में और 2 नीडल पेट पर 2 हाथों की हथेली में, और ऐसे ही उसने सभी चांदी की सुई पेशेंट के शरीर में लगा दी थी। और उसके बाद अर्जुन ने एक मेडिसिन का फॉर्मूला लिखकर डॉक्टर को दिया और कहा, जल्दी से यह सभी मेडिसिन लेकर आओ और बिल्कुल भी वक्त नहीं लगना चाहिए। नीडल सही जगह पर लगने की वजह से पेशेंट की लाइफ फिलहाल के लिए आधे घंटे और बढ़ गई थी। अब सही मेडिसिन देने की आवश्यकता थी। करण भी सोच रहा था कि यह क्या बकवास है, लेकिन जब उसने प्रिस्क्रिप्शन अपने हाथ में ली तो वह भी मेडिसिन देखकर हैरान रह गया। डॉक्टर करण आहूजा प्रिस्क्रिप्शन देखकर हैरान रह गया, क्योंकि अगर वह मेडिसिन एक साथ पेशेंट को दी जाती तो उनके रिएक्शन से पेशेंट की डेथ हो सकती थी। सीनियर डॉक्टर ने यह बात नोटिस नहीं की थी। जब करण ने उन्हें फॉर्मूला दिखाया तो उनकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई और वह दोनों ही अपनी जगह पर खड़े रहे। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, तुम देरी क्यों कर रहे हो। सीनियर डॉक्टर ने कहा, आपने गलत फॉर्मूला लिखा है। अगर यह मेडिसिन हमने पेशेंट को दी तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तभी अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, ये बकवास बातें मेरे सामने मत करो, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं है और तुमने इन सब में वक्त जाया किया तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। और अगर अभी तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो मैं चलता हूँ। करण आहूजा ने गुस्से में अर्जुन से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सीनियर डॉक्टर से इस तरह से बात करो। अर्जुन ने भी कहा कि अभी मुझे तुम्हारी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वह आईसीयू से बाहर निकला। तभी ज्वाला चौधरी ने अर्जुन को देखकर कहा, बॉस की तबीयत अब कैसी है। अर्जुन ने ज्वाला चौधरी से कहा कि मैं आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर मेरी बात को नहीं मैं वो मान रहे हैं। ये सुनकर ज्वाला चौधरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा, किसकी इतनी हिम्मत जो आपको रोके। इतना कहकर वह गुस्से में आईसीयू के अंदर गया, क्योंकि उसका दिल यही कह रहा था कि यह लड़का उसके बॉस को बचा सकता है। जैसे ही ज्वाला चौधरी को डॉक्टर रितेश खन्ना और अर्जुन दोनों ने देखा तो वह भी डर गए, लेकिन फिर भी सीनियर डॉक्टर ने मेडिसिन का फॉर्मूला बताते हुए वीरेंद्र शेखावत के असिस्टेंट से कहा, अगर हमने इन्हें ये दवाइयां दी तो ये कुछ ही देर में मर जाएंगे। कोई भी पेशेंट को इस कॉम्बिनेशन में मेडिसिन नहीं दे सकता, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट किसी पॉइजन की तरह खतरनाक होता है। ये सुनकर ज्वाला पहलवान भी हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या डिसीजन ले, लेकिन तभी उसकी नज़र वहां से जाते हुए अर्जुन पर पड़ी। उसने कुछ डिसीजन लिया और वह दौड़ते हुए अर्जुन के पास पहुंचा। उसने कहा, आपको जो करना है कीजिए, बस हमारे बॉस को बचा लीजिए। आपको जो भी चाहिए मैं अभी मंगवाता हूं। इतना कहकर उसने सीनियर डॉक्टर को घूर कर देखा। डॉक्टर रितेश खन्ना ने जूनियर डॉक्टर से कहा, तुम ये सभी मेडिसिन लेकर आ जाओ। ज्वाला पहलवान का दिल कह रहा था कि इस लड़के के अलावा कोई भी उनके बॉस को नहीं बचा सकता। आज उसने सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ दिया था। कुछ ही देर में डॉक्टर खन्ना का असिस्टेंट मेडिसिन लेकर आ गया। अर्जुन ने वह मेडिसिन ली और उनको एक साथ पानी में मिलाकर जल्दी से वीरेंद्र शेखावत के मुंह को खोलकर अंदर डाल दिया। डॉक्टर रितेश खन्ना डरे हुए थे। वह सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा, और जैसा उन्हें डर था वैसा ही हुआ। वीरेंद्र शेखावत, जिनको बिल्कुल भी होश नहीं था, वह एकदम से तड़पने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें असहाय पीड़ा हो रही है जिसे वह सहन नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर मिस्टर खन्ना बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, मैंने तुम्हें बोला था कि तुमने गलत मेडिसिन दे दी है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। उनको देखकर अर्जुन मुस्कुराने लगा। ये देखकर करण आहूजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने अर्जुन का कॉलर पकड़कर कहा, इन सब के जिम्मेदार तुम हो। देखना ज्वाला चौधरी तुम्हारा क्या हाल करते हैं। मैं अभी बाहर जाकर उन्हें सारी सिचुएशन बताता हूं। इतना कहकर वह गुस्से में आईसीयू से बाहर निकल गया और उसने ज्वाला चौधरी, जो वीरेंद्र शेखावत का असिस्टेंट था, डॉक्टर करण आहूजा ने उसे सारी बातें बता दी। यह सुनकर ज्वाला चौधरी की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने उस लड़के पर क्यों भरोसा किया था। वह भी गुस्से में आईसीयू के अंदर आया, लेकिन उसने जो भी देखा उसे देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। पूरे कमरे में बदबू फैली हुई थी और इस वक्त वीरेंद्र शेखावत बिस्तर पर बैठ गए थे और वह बार बार काले खून की उल्टी कर रहे थे। वॉमिटिंग करने के बाद वह अपने बिस्तर पर वापस लेट गए और उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। ये देखकर ज्वाला पहलवान की आंखों में आंसू आ गए थे और वही डॉक्टर रितेश खन्ना और उसका असिस्टेंट दोनों आंखें फाड़कर इस वक्त वीरेंद्र शेखावत को देख रहे थे। अर्जुन ने उसके पास पहुंचकर सभी नीडल वीरेंद्र शेखावत के शरीर से निकाली और उससे कहा कि अभी कुछ दिन तुम्हें कमजोरी महसूस होगी और उसके बाद तुम पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, क्योंकि इस पॉइजन के साथ साथ तुम्हारे शरीर की गंदगी भी बाहर आ गई है।
ज्वाला चौधरी ने अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर आज आप नहीं होते तो शायद हमारे बॉस जिंदा नहीं होते, इसके लिए आपका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। वीरेंद्र शेखावत ने जब ज्वाला पहलवान की बातें सुनी तो उसे समझ आ गया कि इस लड़के ने उसकी जान बचाई है। वीरेंद्र ने भी उसका आभार व्यक्त किया। उसके बाद अर्जुन ने कहा, काफ़ी टाइम हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर वह वहां से जाने लगा। तभी ज्वाला पहलवान ने उसे रोकते हुए कहा कि आपने अपनी फीस तो ली ही नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी की जान बचाने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनकी जगह पर कोई भी होता तो मैं यही करता। डॉक्टर रितेश खन्ना भी उसे देखकर हैरान रह गए। उन्हें पता था कि कल ही इस लड़के ने 10 करोड़ का चेक ठुकराया था और आज फिर इन्होंने शहर के इतने बड़े आदमी की मदद की। जैसे ही अर्जुन अपनी बात खत्म करके जाने लगा तो वीरेंद्र शेखावत ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं किसी भी तरह से आपका एहसान नहीं चुका सकता, लेकिन ऐसा कुछ हो जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। ये सुनकर अर्जुन वीरेंद्र शेखावत की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे जाना चाहिए। तभी डॉक्टर रितेश खन्ना ने कहा, आप कहाँ काम करते हैं? डॉक्टर की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, अभी तो मुझे काम की तलाश है। ये सुनकर वीरेंद्र शेखावत ने हंसते हुए कहा, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? क्योंकि आप इतने अच्छे डॉक्टर हो तो फिर आपके लिए तो काम की कमी ही नहीं होगी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, बस मुझे थोड़े बहुत ट्रीटमेंट के तरीके पता है जिसकी वजह से मैंने आपकी जान बचाई। अर्जुन की बात सुनकर उसके पीछे खड़े डॉक्टर और उसका असिस्टेंट दोनों ही हैरान थे। तभी डॉक्टर रितेश खन्ना ने आगे आकर कहा, अगर आप जॉब करना ही चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारे हॉस्पिटल को ही ज्वाइन कर लीजिए। अर्जुन ने कहा, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन मैं लोगों की जान बचाने के बदले कोई पैसे नहीं ले सकता। अगर इसके अलावा कोई काम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये सुनकर डॉक्टर रितेश खन्ना थोड़े उदास हो गए क्योंकि वह खुद भी इस तकनीक को सीखना चाहते थे। उनका चेहरा देखकर अर्जुन ने कहा, अगर कोई क्रिटिकल केस आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आ जाऊंगा। डॉक्टर रितेश खन्ना उसकी बात सुनकर और ज़्यादा हैरान हो गए कि यह किस तरह का लड़का है। उन्होंने अपने आप से ही कहा, अगर यह ऐसे ही कुछ पेशेंट का इलाज करते रहे तो मैं भी इससे बहुत कुछ सीख सकता हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे जब भी आपकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगा। आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। और अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। अर्जुन ने अपना नाम बताया और आगे कहा कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, लेकिन उसने अपना एड्रेस बता दिया और वो वहाँ से निकल गया। सभी को पता था कि वहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। ये सुनकर डॉक्टर खन्ना शॉक्ड हो गए। ज्वाला चौधरी ने कहा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा, कल इस लड़के ने हमारी मैडम की जान बचाई थी। मैडम ने इन्हें 10 करोड़ का चेक दिया था, वह भी इसने नहीं लिया और आज भी इसने किसी भी तरह की फीस लेने से इनकार कर दिया। ये सुनकर वीरेंद्र शेखावत भी हैरान हो गए। वीरेंद्र शेखावत ने कहा, आज के ज़माने में ऐसा लड़का कहाँ मिलता है? ज्वाला, तुम इसके बारे में पता करो और मुझे जल्द से जल्द इस लड़के की पूरी डिटेल चाहिए। पता तो चले ये लड़का कितना काबिल है। अर्जुन ऑटो लेकर घर के लिए निकल गया। जब अर्जुन अपने घर पहुंचा तो रोड पर उसने 5 से 6 गाड़ियां देखी जिसमें बॉडीगार्ड बैठे हुए थे। उसे समझने में देर नहीं लगी कि वहां पर कौन आया था। वो जल्दी से अपने उस छोटे से घर में गया और वह अंदर पहुंचा तो वहां वही लड़की बैठी हुई थी जिसकी उसने कल रात को जान बचाई थी। अर्जुन ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अर्जुन की मां ने कहा, तूने बताया नहीं कि कल तूने इतनी अच्छी लड़की से फ्रेंडशिप की है। अर्जुन तो यही सोच रहा था कि यह लड़की यहाँ पर क्यों आई है। तभी शिवन्या ने बताया कि तुमने कल के बारे में आंटी को बताया क्यों नहीं। अर्जुन इस वक्त थोड़ा परेशान था। वह सोच रहा था कि अगर उसकी मां को पता चला कि कल उसे गोली लगी थी तो उसके मां के दिल पर क्या बीतेगी। तभी शिवन्या मुस्कुराते हुए बोली, मैंने आंटी को बता दिया कि कैसे तुमने मुझे उन लड़कों से बचाया। तभी अर्जुन हड़बड़ाते हुए बोला, मैंने क्या किया? इतनी देर में ही उसकी मां ने कहा, तुमने कितनी समझदारी से काम लिया जो तुमने जल्दी से ट्रैफिक पुलिस को बुला लिया और उन लोगों की वजह से कल तुम्हारे कपड़े कीचड़ में खराब हो गए थे। अपनी मां की बात सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। उसने कहा, मॉम, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। तभी शिवन्या ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतनी देर में ही अर्जुन की मां ने 2 कप में चाय डाली और लेकर शिवन्या के पास आ गई। अपनी मां को मुस्कुराते हुए देखकर अर्जुन ने अपने आप से ही कहा, ये लड़की इतनी रिच फैमिली से है, ये हमारे घर की चाय क्यों पिएगी? और उसे सोचकर बुरा लगा कि इसने चाय के लिए मना किया तो उसकी मां को कितना बुरा लगेगा, लेकिन सब कुछ उसकी सोच से बिल्कुल अलग हुआ। शिवन्या ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठाया और चाय की घुट भरकर बोली, आपने बिल्कुल मेरी मोम की तरह चाय बनाई है। 1 कप अर्जुन ने भी ले लिया था। अर्जुन तो शिवन्या और अपनी मां को बात करते हुए देख रहा था। उसने अपने आप से ही कहा, एक तरफ वो घटिया लड़की जिसकी वजह से मेरी मां की इतनी इंसल्ट हुई और आज ये लड़की जिसकी वजह से मेरी मां के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। इस बारे में सोचते हुए अर्जुन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी शिवन्या ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? अर्जुन ने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? शिवन्या ने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले मुझे चाय तो पीने दो। चाय पीते हुए शिवन्या अर्जुन को ही देख रही थी। उसने अर्जुन को देखकर अपने आप से ही कहा, आज ये कल की तरह कमज़ोर नहीं लग रहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर में ही शिवन्या की चाय खत्म हो गई। अर्जुन ने भी अपनी चाय खत्म की और शिवन्या की तरफ देखने लगा।
शिवन्या ने कहा आंटी आपकी चाय मुझे इतनी पसंद आई, अब तो मुझे चाय पीने के लिए यहाँ पर आते रहना होगा। शिवन्या को देखकर शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा बेटी इसे अपना ही घर समझो। शिवन्या ने मुस्कुराते हुए शालिनी से कहा ठीक है आंटी। अर्जुन तो शिवन्या को ही देख रहा था, उसकी मुस्कुराहट दिखावटी नहीं थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वह उसकी माँ की दिल से रिस्पेक्ट कर रही है। उसके बाद शिवन्या ने अर्जुन से कहा मैं तुम्हें कल के लिए थैंक्स बोलने आई थी और सोचा इसी बहाने मैं आंटी से भी मिल लूंगी। अर्जुन शिवन्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही समझ गया था कि शिवन्या उससे कुछ कहना चाहती है। उसने कहा मोम मैं इन्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ, वैसे भी रात होने को आई है। शालिनी ने कहा ठीक है बेटा। उसके बाद शिवन्या ने जाने से पहले शालिनी को ग्रीट किया और फिर वह उस घर से बाहर निकल गया। अर्जुन ने बाहर आते ही उससे कहा तुम यहाँ पर किस लिए आई थी? शिवन्या ने मुस्कुराते हुए कहा मुझे तुमसे कुछ काम था, मैंने सुना कि तुम जॉब के लिए गए थे, तो क्या तुम्हें जॉब मिल गई? अर्जुन ने कहा नहीं, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? शिवन्या ने कहा क्योंकि मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ काम है। अर्जुन ने कहा और वो काम क्या है? शिवन्या ने अर्जुन से कुछ ऐसा कहा जिससे अर्जुन शॉक्ड हो गया। उसने कहा क्या तुम पागल हो? शिवन्या ने अपने आप से ही कहा अगर यह बात मैं किसी और से कहती तो वह मेरी बात से एग्री हो जाता, लेकिन अभी अर्जुन शिवन्या से कुछ कहने ही वाला था कि तभी शिवन्या ने कहा मैं जानती हूँ इस वक्त तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। उसके बाद उन दोनों के बीच कुछ देर तक बात हुई। शिवन्या ने कहा ठीक है अब मैं चलती हूँ, और वह यही सोच रही थी कि कहीं उसने जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। और यह अर्जुन मुझे देखकर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा था, लेकिन अर्जुन का ध्यान तो शिवन्या पर था ही नहीं। वो तो बस किसी को उसकी औकात दिखाना चाहता था। आखिर शिवन्या और अर्जुन के बीच क्या बात हुई थी और ऐसा शिवन्या ने क्या डिसीजन लिया था जिसकी वजह से वह थोड़ा कंफ्यूज थी। शिवन्या के जाने के बाद अर्जुन अपने घर में वापस चला गया। शालिनी ने कहा अर्जुन शिवन्या कितनी प्यारी बच्ची है, उसके कपड़ों से लग रहा था जैसे वह किसी अमीर घराने से है, लेकिन उसके संस्कार कितने अच्छे हैं। उसने अमीर गरीब में किसी तरह का कोई फर्क नहीं किया, नहीं तो इस समय जैसे हमारे हालात हैं मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे घर की चाय तक पीना पसंद करेगा। शिवन्या की तारीफ अपने माँ के मुंह से सुनकर अर्जुन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अगली सुबह तक वीरेंद्र शेखावत के असिस्टेंट ज्वाला चौधरी ने अर्जुन के बारे में पता लगा लिया, लेकिन उसे भी इतना ही पता चला जितनी डिटेल शिवन्या को अर्जुन के बारे में मिली थी। वीरेंद्र शेखावत ने कहा क्या नाम बताया तुमने उसका? अर्जुन। ये लड़का सच में हीरा है और मैं चाहता हूं कि वह हमारी कंपनी में काम करे। इतना सुनकर ज्वाला चौधरी वहां से निकल गया। वही सुबह अर्जुन कपड़े पहनकर रेडी हुआ, उसके पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे। अर्जुन ने कहा माँ जल्दी मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएगी और उसके बाद आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर अर्जुन वहां से निकल गया। कुछ देर बाद वह कोर्ट के सामने पहुंचा जहां पर शिवन्या उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। जब उसकी नज़र ऑटो से उतरते हुए अर्जुन पर पड़ी तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। जैसे ही अर्जुन ने शिवन्या को देखा तो उसने अपने आप से ही कहा इसे क्या हुआ, क्या ये पूरी रात सोई नहीं है? इस टाइम पर शिवन्या की आंखें लाल थी, वह पूरी रात अपने डिसीजन के बारे में ही सोचती रही और उसे नींद ही नहीं आई। अर्जुन ने उसके पास जाकर कहा तुम्हें क्या हुआ? शिवन्या ने अनजान बनते हुए कहा मुझे क्या होगा, वैसे तुमने बहुत टाइम लगा दिया आने में। क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुमने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया? उसकी बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराया और उसने कहा मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर जरूर ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने डिसीजन से बहुत ज़्यादा परेशान हो। अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम इस बारे में आराम से सोच सकती हो। शिवन्या ने कहा मैंने पूरी रात बैठकर इस बारे में सोचा है और अब मैं अपने डिसीजन से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। इतनी देर में ही युक्ति देसाई उनके पास आकर बोली शिवन्या मैडम सारी तैयारियां हो गई है। शिवन्या ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और फिर कोर्ट के अंदर चली गई। उन्होंने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन किया और कुछ देर बाद ही उन्हें उनका मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया था। अर्जुन अपने हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपने आप से ही कहा किस्मत भी क्या खेल खेलती है। उसने ये थोड़ी तेज आवाज में बोल दिया था। तभी शिवन्या ने अर्जुन से कहा तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम किस खेल की बात कर रहे हो? अर्जुन ने कहा कुछ नहीं, मैं बस अपने पास्ट की बातों को याद कर रहा था। शिवन्या ने कहा तो आज तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो? अर्जुन ने कहा ठीक है मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास ऑटो के लिए पैसे नहीं है और मुझे तुमसे 500 रुपये चाहिए। ये सुनकर शिवन्या उसे आंखें बड़ी करके देखने लगी, क्योंकि वह अर्जुन को जितना समझने की कोशिश करती थी अर्जुन उसकी समझ से उतना ही बाहर था। शिवन्या को देखकर अर्जुन ने कहा तुम ऐसे क्या देख रही हो? मुझे पता है तुम किस बात से कंफ्यूज हो, लेकिन मुझे अपनी वाइफ से पैसे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर अर्जुन मुस्कुरा दिया। शिवन्या ने अपनी असिस्टेंट से 500 रुपये लिए और अर्जुन को 500 का नोट देते हुए कहा तुम्हें पता है ना कि हमारे बीच क्या बात हुई थी? अभी तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि तुम मेरे हस्बैंड हो। अर्जुन ने कहा मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जब तक तुम नहीं चाहोगी यह बात किसी को पता नहीं चलेगी। शिवन्या ने कहा मुझे इतना तो पता है कि तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी नहीं की, लेकिन मना करने के बाद तुम इतनी जल्दी कैसे मान गए? अर्जुन ने कहा मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे कुछ पर्सनल रीजन है।
वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। हाँ, अगर तुम मेरे बारे में कुछ पता लगाना चाहोगी तो तुम्हें इस बात का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। अब मैं चलता हूँ। उसके जाने के बाद युक्ति ने शिवन्या से कहा, मैडम सर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। शिवन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन पता नहीं इसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ तो अलग बात है इसमें। दरअसल शिवन्या ने युक्ति को ये नहीं बताया कि जिस दिन अर्जुन ने उसे बचाया था, उसी रात शिवन्या को अर्जुन और उसकी शादी का सपना आया था। यही वजह थी कि शिवन्या ने इसे अपनी डेस्टिनी समझा और इतना बड़ा डिसीजन लिया। युक्ति ने कहा, तो मैडम आज रात के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आप तो जानती हो ना कि आज घर में कितना बड़ा बवाल होने वाला है, और मैं तो आज आपके साथ घर नहीं जाने वाली, नहीं तो मुझे तो दादाजी फांसी पर ही लटका देंगे। शिवन्या ने कहा, यह आइडिया तुम्हारा ही था, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। शिवन्या की बात सुनकर युक्ति ने कहा, मैडम मैंने तो सिर्फ ड्रामा करने के लिए कहा था, आपने तो सच में ही शादी कर ली। शिवन्या ने युक्ति को बताया फ्लैशबैक। जब शिवन्या अर्जुन के साथ उसके घर से बाहर निकली थी तो उसने अर्जुन से कहा कि मुझे पता है तुम्हें पैसों का कोई लालच नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ कब तक ये सब सहती रहेगी, तुम्हें उनके बारे में तो सोचना चाहिए। अर्जुन ने शिवन्या से कहा, मैं जल्द ही कोई अच्छी सी जॉब देख लूँगा। तभी शिवन्या ने कहा, तुम्हें जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। क्या तुम मेरे हस्बैंड बनने की एक्टिंग कर सकते हो? अर्जुन ने शॉक्ड होते हुए कहा, तुम मजाक कर रही हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अर्जुन की बात सुनकर शिवन्या ने कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, और तुम कब तक आंटी को इस छोटे से घर में रखोगे? और रही बात मेरे बारे में जानने की, तो मैं खुराना ग्रुप की सीईओ हूँ। तुम्हें ब्राउज़र पर मेरे बारे में सभी डिटेल मिल जाएंगी। अर्जुन भी यह सुनकर हैरान था कि उसके सामने खुराना ग्रुप की सीईओ है। खुराना फैमिली का नाम पूरे देश में मशहूर था, यहाँ तक कि महर्षि फैमिली भी उनकी बराबरी नहीं कर सकती थी। अर्जुन ने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए कहा, मुझे तुम्हारे हस्बैंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शिवन्या ने कहा, मैं जानती हूँ कि यह सब गलत है, लेकिन मेरी भी कुछ प्रॉब्लम है, और चाहो तो तुम मुझसे कॉन्टैक्ट मैरिज भी कर सकते हो। ये सुनकर तो अर्जुन शॉक्ड रह गया। शिवन्या बोले ही जा रही थी, उसने आगे कहा कि जब फैमिली प्रेशर मुझ पर से हट जाएगा तो हम डाइवोर्स ले लेंगे। अर्जुन को शिवन्या की बातें सुनाई दे रही थी और साथ साथ उसकी आंखों के सामने मिशा की हरकतों के दृश्य चल रहे थे। अर्जुन ने कहा, शादी बच्चों का खेल नहीं है, और अगर तुम शादी करना ही चाहती हो तो अपनी पसंद के लड़के से करो। अगर मैंने तुमसे शादी की और बाद में मेरी माँ को पता चल गया कि हमारी शादी एक ड्रामा है और हम कुछ टाइम बाद एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और वैसे तुमसे शादी करने के लिए हजारों लड़के तैयार हो जाएंगे। वैसे भी तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? शिवन्या अर्जुन की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी और कुछ देर तक वह चुप रही। फिर उसने कहा, आई एग्री विद यू, मैं अभी तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दादाजी तो बस मेरी शादी करना चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अलावा कोई लड़का ऐसा होगा जो मुझसे बिना किसी ग्रिडनेस के शादी करें। अर्जुन भी सोच रहा था कि यही मौका है मिशा को सबक सिखाने का, और उसने मुझे और मेरी माँ को हमारी औकात दिखाई थी। जब उसे पता चलेगा कि ऐसी लड़की मुझसे शादी करना चाहती है जिससे उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। लेकिन मैं अपनी माँ से क्या कहूँगा? यही सोचते हुए अर्जुन ने कहा, अगर शादी के बाद तुम मुझे पसंद करने लगी या मैं तुम्हें धोखा दिया तो तुम क्या करोगी? शिवन्या ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने कहा, हम शादी करेंगे लेकिन बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, और तुम्हें जब भी डाइवोर्स चाहिए तो मुझे बोल देना, लेकिन तुम्हारे इस डिसीजन से मेरी मॉम हॉट हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कोशिश करना कि उन्हें कभी भी उन्हें हमारी शादी के बारे में पता ना चले, और मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में भी कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो हम शादी कर सकते हैं। शिवन्या उसकी बातें सुनकर हैरान थी। उसने अपने आप से ही कहा, अगर इसे डाइवोर्स देने में कोई परेशानी नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन क्यों नहीं कर रहा? ये सब सोचते हुए शिवन्या ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे थोड़ा दूरी बनाकर रखनी होगी। तुम मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे अपनी लिमिट्स पता है। तभी शिवन्या ने कहा, और फैमिली के अलावा किसी को हमारी शादी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अर्जुन ने कहा, मुझे तुम्हारी सभी कंडीशंस मंजूर है, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसे मैं अपने रिलेशन के बारे में बताना चाहूँगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं उसके सामने तुम्हें अपनी वाइफ नहीं बताऊंगा, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड तो बता ही सकता हूँ। शिवन्या सोच रही थी कि ऐसा कौन है जिसे अर्जुन उसके और अपने बारे में बताना चाहता है। शिवन्या ने कहा, बस एक लास्ट क्वेश्चन, आखिर तुम शादी के लिए एग्री कैसे हो गए? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें पैसों में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, और अभी तक जितने भी बातें हमारे बीच हुई है उनमें भी तुम मेरी सभी कंडीशंस पर एग्री हो गए हो। शिवन्या की बात सुनकर अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मेरी वजह से तुम तो प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगी, मेरे लिए इतना काफ़ी है, और मेरे अपने भी कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं यह शादी कर रहा हूँ। शिवन्या ने कहा, ठीक है, तो कल तुम शादी के लिए तैयार रहना और मुझे 11 बजे कोर्ट के बाहर मिलना, और फिर शाम को तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे।
अर्जुन ने कहा ठीक है। उसके बाद शिवन्या वहां से निकल गई। फ्लैशबैक एंड। आखिर क्या वजह थी जो शिवन्या ने जल्दबाजी में अर्जुन से शादी करने का फैसला लिया? अर्जुन किस तरह से निशा को सबक सिखाएगी? वीरेंद्र शेखावत क्यों अर्जुन को अपनी कंपनी में जॉब देना चाहता है? शिवन्या ने युक्ति को सारी बातें बता दी और उससे कहा कि चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं, अब मुझे अर्जुन के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदने होंगे, नहीं तो वह ऐसे ही कपड़ों में घर जाने लगेगा। युक्ति ने कहा मैडम हम सर के लिए कपड़े तो लेंगे लेकिन हमें उनके लिए कैजुअल कपड़े ही लेने होंगे जिसमें वह कंफर्टेबल रह सके। अगर हमने उनके लिए सूट खरीदा तो मुझे नहीं लगता कि वह उन्हें पसंद आएगा। शिवन्या ने कहा तुम ठीक कह रही हो। उसके बाद वह दोनों शॉपिंग मॉल चले गए और वहां पर उन्होंने कुछ टी शर्ट, जीन्स और पैंट शर्ट कई तरह के कपड़े लिए। उन्होंने कुछ ब्लेजर भी ले लिए थे। उनकी शॉपिंग पूरे 25 लाख की हुई थी और यह सब खरीद कर जैसे ही वह जाने लगे तो शिवन्या ने कहा मुझे नहीं लगता कि अर्जुन के पास फ़ोन भी होगा, उसके लिए एक अच्छा सा फ़ोन भी ले लेना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अर्जुन के लिए एक ब्रांडेड मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन लिया। युक्ति ने हंसते हुए कहा मैडम आप तो अभी से ही सर के ज़रूरत की छोटी से छोटी चीज़ ध्यान में रखने लगी। शिवन्या ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ज़रूर की चीज़ है और बिना फ़ोन के मैं उसे कांटेक्ट कैसे करूँगी? और हाँ, मैंने तुमसे विला खरीदने के लिए बोला था, क्या वह काम हो गया? युक्ति ने कहा जी मैडम, पूरे 25 करोड़ का विला था और इसकी पेमेंट मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से ही की है, तो दादाजी को तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो विला आपने सर के लिए खरीदा है। शिवन्या ने कहा तुमने बिल्कुल ठीक किया, और जो भी शॉपिंग हमने की है उन्हें वहाँ का एड्रेस सेंड कर दो ताकि उन्हें सामान डिलीवर करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। युक्ति ने कहा मैडम मैंने पहले ही उन्हें एड्रेस दे दिया है। शॉपिंग करते हुए उन्हें शाम हो गई थी। शिवन्या ने युक्ति से कहा ठीक है, अब कार अर्जुन के घर की तरफ ले लो, उसे रेडी होने में भी टाइम लगेगा और उसके बाद वह हमारे साथ ही चलेगा। वहीं दूसरी तरफ ज्वाला पहलवान अर्जुन को ढूंढ रहा था। अर्जुन उसे घर भी नहीं मिला था। अर्जुन जब ऑटो में बैठकर कोर्ट से निकला था तो वह भी थोड़ी दूर ही चला था कि उसके सामने कुछ दृश्य आने लगे और उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर जो भी है वह बिल्कुल अलग है, जैसे कि वह इस दुनिया का है ही नहीं। उसकी आंखें बंद हो गई। तभी उसे महसूस हुआ कि उसे वही नौजवान लड़का दिखाई दिया जो ड्रैगन पर बैठा हुआ था और हजारों योद्धाओं ने उसके आगे सर झुकाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह कोई अलग ही दुनिया थी। धीरे धीरे उसे नौजवान लड़के के जीवन की यादें अर्जुन के दिमाग में समा गई। बहुत सारे सवाल अर्जुन के दिमाग में आ रहे थे जो उस नौजवान लड़के के जीवन से जुड़े हुए थे और अर्जुन को एहसास हो गया था कि वह और नौजवान लड़का अब एक ही है। और जिस तरह से वह नौजवान लड़का शक्तिशाली बना था वह सब अर्जुन के दिमाग में स्टोर हो गया था। लेकिन और भी कुछ धुंधली तस्वीर थी जिनका मतलब वह अभी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। बहुत सारे लोग उसे नौजवान लड़के को घेरे खड़े थे और उस पर हमला कर रहे थे। उसके दिमाग में हजारों मार्शल टेक्निक, चिकित्सा ज्ञान और एंटीक वस्तुओं के बारे में जानकारी, एक ही नज़र में किसी भी चीज़ की पहचान करना, और भी कई तरह की शक्तियाँ जो धीरे धीरे अर्जुन के सामने आने वाली थी। इस वक्त ऑटो में ही अर्जुन की आंखें बंद थी और उसे आसपास की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। वह अपने में ही खोया हुआ था, लेकिन तभी उसे ऐसा कुछ दिखाई दिया जिससे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने देखा कि एक लड़की ने उसने जवान लड़के के सीने में तलवार उतार दी और देखते ही देखते अर्जुन के दिमाग से सभी यादें गायब हो गई। उसे बस उस लड़की का चेहरा याद रह गया जिसने ड्रैगन किंग को मारा था। तभी अर्जुन को आवाज़ सुनाई दी कि अब तुम्हें मेरी आवाज़ कभी सुनाई नहीं देगी, आज के बाद से मैं और तुम एक ही है, और अब तुम्हें हर लेवल के साथ मेरी यादें और मेरी शक्तियाँ हासिल होगी। लेकिन हर लेवल को खोलने के लिए तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा शरीर मेरी शक्तियों को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। मेरी आत्मा का अंश हमेशा तुम्हें मजबूत बनाने में मदद करेगा। जैसे ही वह आवाज़ सुनाई देने बंद हुई तो अर्जुन को एक सुनहरा दरवाज़ा दिखाई दिया। वह किसी अनजान जगह पर था और उसे दरवाजे पर लिखा हुआ था लेवल 1 अनलॉक। अर्जुन ने उस दरवाजे को खोलकर अंदर गया तो वहां पर बहुत सारे मार्शल तकनीक, चिकित्सा से जुड़ी किताबें और भी बहुत सारी चीज़ थी जो रोशनी में बदलकर उसके दिमाग में गई। और कुछ देर के लिए अर्जुन के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। कुछ देर पहले जो बातें वह भूल गया था, उसने ध्यान दिया तो उसे ट्रीटमेंट करने की टेक्निक याद आ चुकी थी। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से निकला आखिर मैं कौन हूं और वह लड़का कौन था जिसने मुझसे कहा कि आज के बाद हम दोनों एक ही है, और उसकी सभी यादें मेरे माइंड में स्टोर क्यों होने लगी। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी और अगर इस वक्त शिवन्या उसे देखती तो हैरान रह जाती क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल बदल गया था। इस वक्त अर्जुन की हाइट 6 फुट 2 इंच और ऐसा लग रहा था जैसे कि अर्जुन को कोई अलादीन का चिराग मिल गया हो और उसने अट्रैक्टिव बॉडी की विश मांगी हो। वह खुद भी हैरान था कि अगर उसकी माँ ने उससे पूछा तो वह क्या जवाब देगा, लेकिन उसने कपड़े ढीले पहने हुए थे जिसकी वजह से उसे ज़्यादा चिंता नहीं थी। अर्जुन शहर के पोश इलाके में से निकल रहा था जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों की ऊंची इमारतें थीं। अर्जुन सोच रहा था कि उसे यही उतर जाना चाहिए ताकि वह एक कंपनी में जाकर जॉब के लिए ट्राई कर सके।
अर्जुन ऑटो रुकवाकर वहीं उतर और ऑटो का किराया देने के बाद वह एक कंपनी की तरफ बढ़ गया। ये ज़्यादा बड़ी इमारत नहीं थी। अर्जुन ने सोचा कि बड़ी कंपनी में जाने से अच्छा है कि वह पहले छोटी कंपनियों में ट्राई करें, लेकिन वह अंदर जा ही नहीं पाया। उसे में डोर पर ही गार्ड द्वारा रोक लिया गया। गार्ड ने अर्जुन को बताया कि जॉब के लिए इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अर्जुन को ये सभी बातें नहीं पता थी क्योंकि वह 6 साल बाद कोमा से उठा था। ऐसे ही कई कंपनियों के चक्कर काटते हुए उसे काफ़ी देर हो गई, लेकिन किसी भी कंपनी में उसकी एंट्री नहीं हुई। अब उसे पता चला कि पहले न्यूज़पेपर में इंटरव्यू की ऐड देखनी होती है, उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही इंटरव्यू के लिए कंपनी में एंट्री मिलती है। अर्जुन ने देखा कि एक बिल्डिंग पर लगी बड़ी सी क्लॉक में 4 बज गए हैं। उसने घर जाना ठीक समझा। अब उसे पता चल रहा था कि बिना किसी डिग्री के जॉब पाना कितना मुश्किल है। ऐसे तो वह अपनी माँ की परेशानियों को कभी भी दूर नहीं कर पाएगा। यही सोचते हुए वह पैदल ही घर की तरफ निकल गया। वीरेंद्र शेखावत का असिस्टेंट जो सुबह से ही अर्जुन को तलाश कर रहा था, उसने अर्जुन को हाईवे के किनारे पैदल चलते हुए देखा तो वह जल्दी से कार से उतरकर अर्जुन के पास पहुंचा। अर्जुन ने उसे पहचान लिया था और मुस्कुराते हुए ज्वाला पहलवान से कहा कि अब मिस्टर शेखावत कैसे है। अर्जुन की बात का जवाब देते हुए ज्वाला चौधरी ने कहा कि अब बॉस बिल्कुल ठीक है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा अभी मुझे कहीं पर जाना है, इसलिए मैं अभी उनसे नहीं मिल सकता। उसके बाद अर्जुन आगे बढ़ गया। तभी ज्वाला चौधरी ने कहा मैं आपको छोड़ देता हूँ। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन लेट हो गया था। वो पिछले 2 घंटे से पैदल ही चल रहा था और उसे किसी भी तरह की थकावट महसूस नहीं हो रही थी। ज्वाला चौधरी के कहने पर अर्जुन कार में बैठ गया और थोड़ी देर में ही अर्जुन अपनी कॉलोनी में पहुंच गया। अर्जुन घर से थोड़ी दूरी पर उतर गया था। ज्वाला चौधरी ने रास्ते में अर्जुन को जॉब का ऑफर भी दिया था, लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने घर के पास पहुंचा तो बाहर उसने कुछ गाड़ियां देखी। उसे समझते देर नहीं लगी कि शिवन्या आई हुई है। तभी उसे ध्यान आया कि उसे शिवन्या के साथ उसके घर जाना है। जब वह घर के अंदर गया तो शिवन्या और उसकी मां हंसते हुए बातें कर रही थी। अर्जुन के आते ही शालिनी ने कहा बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी जॉब लग गई है। अर्जुन थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने दिए। तभी शिवन्या ने कहा आंटी वह आपको बताता भी कैसे, अभी तो वह घर आया है। और शिवन्या ने खड़े होकर अर्जुन को उसके विला की चाबी देते हुए कहा यह विला कंपनी की तरफ से है। शालिनी सोच रही थी कि कोई कंपनी उसके बेटे को इतनी अच्छी जॉब क्यों ही देगी, अभी तक तो उसकी ग्रेजुएट भी कंप्लीट नहीं हुई है। शालिनी के चेहरे पर कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन देखकर शिवन्या ने बताया कि अर्जुन को मेरे रेफरेंस से अच्छी जॉब मिल गई है। तब जाकर शालिनी को उसकी बातों पर यकीन हुआ। अर्जुन विला की चाबी लेने से मना करने ही वाला था, लेकिन तभी शिवन्या ने उसके कान में कहा यह तुम्हारी वाइफ की तरफ से है, जिस पर तुम्हारा पूरा हक है, अब तुम मना नहीं कर सकते। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह यही सोच रहा था कि जब सभी ने उसका और उसकी मां का साथ छोड़ दिया था, उस टाइम पर शिवन्या उसकी लाइफ में आई है और 2 दिन जॉब के लिए घूमकर उसे यह पता चल गया था कि दुनिया कितनी मतलबी है। इसलिए आज पहली बार अर्जुन को शिवन्या के साथ अपनेपन का एहसास हुआ। उसने अपने आप से ही कहा कि आज के बाद मैं शिवन्या पर किसी भी तरह की कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा और जिसने भी शिवन्या पर अटैक किया था मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सोचते हुए अर्जुन की आंखों में सुनहरी चमक दिखाई देने लगी जो शिवन्या ने देख ली थी, लेकिन उसे यही लगता था कि यह उसका वहम है। शिवन्या ने शालिनी से कहा आंटी जी आपकी पैकिंग हो गई है ना, अब चले। शालिनी ने कहा हाँ बेटी मुझे खुशी है कि तुम्हारी वजह से अर्जुन को नौकरी मिली और देखना मेरा अर्जुन इतना मेहनती है कि तुम्हें कभी भी निराश नहीं करेगा। ये सब कहते हुए शालिनी की आंखें नम हो गई थी। अर्जुन ने अपनी मां को गले से लगाते हुए कहा मां देखना वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने भी अपने कपड़े पैक किया और उसके बाद वह दोनों शिवन्या के साथ वहां से निकल गए। उनके घर में बस एक चारपाई और कुछ बर्तन थे। उसकी मां तो नीचे चटाई बिछाकर ही सोती थी। कुछ देर बाद जब 4 गाड़ियां एक हाई क्लास सोसाइटी के अंदर गई तो अर्जुन भी उस जगह को देखकर हैरान रह गया। अर्जुन ने नहीं सोचा था कि शिवन्या ने उसके लिए ऐसी सोसाइटी में घर लिया होगा जब एक बड़े से विला के सामने रुकी। ये विला महर्षि फैमिली के पुश्तैनी घर जितना बड़ा तो नहीं था, पर यह विला बहुत ही ज्यादा आलीशान था। विला को देखकर अर्जुन और शालिनी को कोई खास हैरानी नहीं हुई और शिवन्या ये देखकर हैरान रह भी उसने खुद ही पूछा कि शालिनी आंटी आपको घर कैसा लगा? शालिनी में तहजीब के साथ का बेटा घर बहुत अच्छा है, लेकिन इतने बड़े घर की क्या जरूरत थी? कंपनी तो हमें कोई छोटा सा घर भी दे सकती थी। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे इसकी वैल्यू 25 से 30 करोड़ के आसपास होगी। ये सुनकर शिवन्या अचंभित हो गई। उसने नहीं सोचा था कि शालिनी आंटी एक्यूरेट अंदाजा लगा सकती है। शिवन्या ने कहा आंटी ये कंपनी की तरफ से है इसलिए मुझे भी इसकी कीमत नहीं पता। और ऊपर से शिवन्या ये सोच रही थी कि शालिनी आंटी का बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है और उनके बात करने से लग ही नहीं रहा था कि वह अनएजुकेटेड है और शालिनी बात करते हुए इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ कर रही थी।
शिवन्या के दिमाग में तो यही चल रहा था कि अगर आंटी पढ़ी लिखी है तो उन्हें दूसरों के घर में काम करने की क्या ज़रूरत है, वह कोई अच्छी सी जॉब भी तो कर सकती थी। यही सवाल 2 दिन से अर्जुन के मन में चल रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। शिवन्या अपनी सोच से बाहर आई। उसने कहा, अर्जुन तुम भी रेडी हो जाओ, हमें कंपनी के काम से जाना है। शिवन्या की असिस्टेंट युक्ति भी उनके साथ थी। उसने अर्जुन को उसका रूम दिखाया। अर्जुन ने नहीं सोचा था कि शिवन्या उसे इतना महंगा विला देगी। अर्जुन अपने रूम में गया तो वहां पर वार्डरोब में पहले से ही कपड़े रखे थे, जो डिफरेंट साइज में थे। क्योंकि शिवन्या को अर्जुन की बॉडी का साइज नहीं पता था, अर्जुन शावर लेने के लिए वॉशरूम में गया, और थोड़ी देर बाद जब वह वॉशरूम से बाहर आया तो उसने वार्डरोब से कपड़े लिए, लेकिन उन्हों से कोई भी कपड़ा उसको फिट नहीं आ रहा था। शिवन्या ने तो ये सोचकर ही कपड़े लिए थे क्योंकि अर्जुन काफ़ी दुबला पतला था। बहुत याद जाकर उसे एक वाइट शर्ट फिट आए और उसके बाद उसने एक डार्क ब्लू कलर की पैंट पहनी, और वहां पर एक वॉच भी रखी थी जिसका प्राइस 10 लाख था। और उसके बाद लेदर के ऑफिशियल शूज पहनकर जैसे ही अर्जुन तैयार हुआ, तभी अर्जुन को कमरे में मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। तभी उसका ध्यान टेबल पर रखे बॉक्स पर गया। इसमें से रिंगटोन की आवाज़ आ रही थी। उसने आगे बढ़कर बॉक्स खोला और उसने से लेटेस्ट डिज़ाइन का मोबाइल निकाला, और जैसे ही अर्जुन ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से शिवन्या की स्वीट सी वॉइस सुनाई दी। उसने कहा, और कितना टाइम लगेगा? अर्जुन ने कहा, मैं तैयार हो गया हूँ, कपड़े मुझे फिट नहीं आए थे, इस वजह से इतना टाइम लग गया। मैं अभी नीचे आया, और ये ब्रांडेड फ़ोन मेरे लिए है। शिवन्या ने कहा, वह रूम तुम्हारा है तो जाहिर सी बात है फ़ोन भी तुम्हारे लिए ही होगा, और अब मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी सेव कर लेना। इतना कहकर शिवन्या ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अर्जुन के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने शिवन्या का कॉन्टैक्ट नंबर वाइफी के नाम से सेव कर लिया, और फिर वह रूम से निकलकर नीचे की तरफ चला गया। शिवन्या भी कॉल डिस्कनेक्ट करके सोच रही थी, क्या अर्जुन इतना दुबला पतला है कि यह कपड़े भी उसे नहीं आए होंगे। अभी वो बारे में सोच रही थी कि युक्ति ने उसके पास आकर कहा, मैडम यह मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। शिवन्या भी उसकी बात कहूँ समझ नहीं पाए, और जिस तरफ युक्ति देख रही थी उसका ध्यान भी उसी तरफ चला गया। इस वक्त शालिनी भी अपने रूम में सामान रखने के लिए चली गई थी, और जैसे ही शिवन्या ने सीढ़ियों से आते हुए अर्जुन को देखा तो उसकी नज़र तो अर्जुन पर ही ठहर गई। शिवन्या पलक झपकाए बिना एकटक अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन ने उसके सामने आकर चुटकी बजाई तो शिवन्या अपने होश में आई। शिवन्या अर्जुन को देखकर कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि वाइट शर्ट में उसकी मसल साफ साफ दिखाई दे रही थी। इस वक्त को कहीं से भी दुबला पतला नहीं लगा था, बल्कि अर्जुन देखने में काफ़ी हैंडसम लग रहा था, जैसे कि वह कोई सुपरस्टार हो। युक्ति भी अर्जुन को देखकर हैरान थी और उसने अर्जुन से पूछ ही लिया, सर आप तो दुबले पतले थे, फिर ऐसा क्या हुआ जो 2 दिन में तो बिल्कुल बदल गए? अर्जुन को भी इसी बात का डर था। उसने कहा, मिस आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, और जब भी तुम दोनों ने मुझे देखा है मैंने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे, इस वजह से तुम्हें किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मेरे पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो मैं कुछ ही घंटों में इतना बदल गया, और आज मैंने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, इस वजह से शायद यह मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। और तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? शिवन्या ने कन्फ्यूजन में कहा, कुछ नहीं, मैं तो देख रही थी तुम कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे देख कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल गया ना? उसकी हंसी आवाज़ सुनकर शिवन्या और ज़्यादा हैरान हो गई क्योंकि अर्जुन को देखकर उसका गला सूख गया था, और आज अर्जुन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और हैंडसम लग रहा था। शिवन्या ने अपने दिमाग से अर्जुन का ख्याल निकाला और कहा, मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाली। अभी शिवन्या ने अर्जुन को इतना ही बोला था कि तभी शिवन्या का फ़ोन बज उठा। उसने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या आज भी तुम नहीं आ रही हो? शिवन्या ने कहा, दादाजी मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। तभी दूसरी तरफ से दादाजी की रोबदार आवाज़ सुनाई दी, अगर आज तुम नहीं आई तो भूल जाना तुम्हारा कोई दादा भी था। ये सुनकर शिवन्या घबरा गई। उसने कहा, दादाजी मैं आ रही हूँ, और इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसके बाद अर्जुन शिवन्या और युक्ति के साथ कार में बैठकर वहां से निकल गया। रास्ते में शिवन्या अर्जुन को तिरछी नज़र से देखे जा रही थी। अर्जुन भी उसकी नज़र अपने ऊपर महसूस कर सकता था। शिवन्या ने अर्जुन से उसके और शालिनी के बारे में पूछा, और उसने ये भी कहा कि आंटी ने विला की वैल्यू कैसे एज्यूम की, और अगर उन्हें इतनी ही नॉलेज है तो वह क्यों दूसरों के घर में काम करती है? उन्हें तो कोई अच्छी जॉब भी मिल सकती थी, क्योंकि उन्हें देखकर लगता नहीं है कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। अर्जुन ने कहा, मैं पिछले 6 साल से अनकॉन्शियस था, इसलिए अभी तक मैं भी इस बारे में मॉम से कुछ नहीं पूछा है, लेकिन मुझे पता है मेरी मॉम कितनी काबिल है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर भी वह किसी के घर में सर्वेंट का काम क्यों कर रही थी, और मैं उनसे पूछकर उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। वक्त आने पर वह खुद ही मुझे बता देगी। शिवन्या ने आगे अर्जुन की फैमिली के बारे में पूछा तो अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसकी आंखों में अपनी फैमिली के प्रति गुस्सा दिखाई देने लगा। उसने कहा, मेरी कोई फैमिली नहीं है, बस एक मॉम है जो मेरी सब कुछ है। शिवन्या भी उसके चेहरे पर आए गुस्से को देखकर डर गई थी। उसके बाद शिवन्या ने कोई सवाल नहीं किया।
कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद दादाजी जयदेव खुराना के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उनके पास उनके अजीज दोस्त मिस्टर परमवीर साहनी बैठे हुए थे और उनके साथ उनका पोता नरेन साहनी भी बैठा था। जब उसे पता चला कि शिवन्या कुछ देर में आने वाली है तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़िया आ गई थी। सभी लोग खुश थे और मिस्टर जयदेव इस वजह से खुश थे कि साहनी फैमिली से रिश्ता जुड़ने के बाद उनके परिवार का नाम और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही परिवार पैसों और पावर के मामले में बराबर ही थे और इस रिश्ते से दोनों के बिजनेस को फायदा होने वाला था। सभी एक दूसरे के साथ हंस बोलकर बातें कर रहे थे। वही राजवीर खुराना का छोटा भाई रविंद्र, उसकी घरवाली दोनों ही इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वह अपनी बेटी सोनाली की शादी नरेन से करना चाहते थे और सोनाली भी उसे पसंद करती थी। वह बचपन से ही शिवन्या से जलती थी, क्योंकि हमेशा से ही उसकी कंपैरिजन शिवन्या से की गई थी और जिसकी वजह से हमेशा ही उसे नीचा देखना पड़ता था। जब उसने सुना कि शिवन्या आने वाली है तो उसकी जलन शिवन्या के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। कुछ ही देर में मैंशन के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। नरेन का ध्यान तो मैनन पर ही था। उसने खुश होते हुए कहा, लगता है दादाजी शिवन्या आ गई है। और कुछ देर बाद ही शिवन्या डोर से एंट्री करती है। उसके साथ युक्ति और पीछे एक नौजवान लड़का चले आ रहा था। शिवन्या को देखकर नरेन की नज़रें तो उस पर ठहर ही गई, क्योंकि शिवन्या इस टाइम ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई ब्यूटीफुल मॉडल चलते हुए आ रही है। नरेन ने अपने आप से ही कहा, व्हाट ए ब्यूटी। उसका ध्यान पीछे आ रहे हैं लड़के पर था ही नहीं, लेकिन सोनाली तो उस लड़के को देखे ही जा रही थी। उसने अपने आप से ही कहा, अब ये लड़का कौन है और यह कितना हैंडसम है। शिवन्या ने पहले ही अर्जुन को बता दिया था कि उसे क्या कहना है। शिवन्या ने हाल में आते ही सबसे पहले अपने दादाजी को ग्रीट किया और उसके बाद उसने सभी लोगों को ग्रीट किया। दादाजी जयदेव ने कहा, शिवन्या ये लड़का कौन है। शिवन्या ने अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी कुछ देर में आपको पता चल ही जाएगा ये लड़का कौन है। और आप क्यों जिद पकड़कर बैठ गए थे, ऐसी क्या बात है जो मेरा आना जरूरी था। दादाजी ने हंसते हुए कहा, बेटी तुझे तो अपना ध्यान है नहीं, लेकिन हमें तो तेरे बारे में सोचना पड़ेगा ना। और आज मैंने तुम्हें एक जरूरी काम के लिए यहाँ पर बुलाया है। नरेन की नज़र अब जाकर अर्जुन से मिली थी। वह भी सोच रहा था कि यह लड़का कौन है। अर्जुन ने भी सबको हाथ जोड़कर ग्रीट किया और उसके बाद वह युक्ति के पास खड़ा हो गया। तभी शिवन्या ने कहा, अर्जुन तुम भी बैठ जाओ। ये सुनकर सभी लोग थोड़ा हैरान हुए, लेकिन जब युक्ति वहां पर बैठी तो अर्जुन उसी के साथ बैठ गया। सभी ने सोचा कि यह लड़का युक्ति के साथ है। सोनाली की नज़रें तो उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वक्त वो नरेन को भी भूल गई थी। नरेन अर्जुन की पर्सनैलिटी के सामने फीका पड़ गया था। दादाजी ने शिवन्या से कहा, बेटी नरेन से तो तुम मिल ही चुकी हो और तुमको नरेन के साथ अच्छे से जान पहचान बढ़ानी चाहिए, क्योंकि दोनों परिवारों को एक बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिला है और अब तो तुम दोनों को साथ ही काम करना है और तुम दोनों एक दूसरे को जितने अच्छे से जानोगे उतना ही इस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। ये सुनकर शिवन्या के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। दादाजी ने कहा, शिवन्या तुम्हें क्या हुआ, क्या होने वाला है आज खुराना मैंशन में। और जब दादाजी को पता चलेगा कि शिवन्या ने शादी कर ली है तो उनका क्या डिसीजन होगा। क्या शिवन्या ने जल्दबाजी में फैसला लेकर अपने लिए कोई बड़ी मुसीबत तो खड़ी नहीं कर ली है। शालिनी ने अपने कमरे में सारा सामान रख दिया था और उसके हाथ में एक लकड़ी का छोटा सा बॉक्स था। उस बॉक्स को देखकर शालिनी अपने आप से ही कह रही थी, ये लोग हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते और मैं नहीं चाहती कि अर्जुन को उनके बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए उसने वह बॉक्स वार्डरोब के नीचे बने एक लॉकर में रख दिया था। वही खुराना मैंशन में शिवन्या चुप थी। वह समझ रही थी कि दादाजी क्यों उन्हें एक दूसरे के करीब लाना चाहते थे। शिवन्या को चुप देखकर दादाजी जयदेव खुराना ने कहा, तुम किस सोच में खोई हुई हो। शिवन्या ने जैसे ही अपने दादाजी की आवाज़ सुनी तो वह अपने होश में वापस आई। उसने कहा, कुछ नहीं दादाजी, मैं सोच रही थी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करना है। तभी दादाजी ने कहा, आज का दौर बदल रहा है और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। कल हमने प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, उसमें दोनों परिवार के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट भी शामिल होंगे। शिवन्या ने अपने दादाजी की बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसे पता था कि इस इवेंट में क्या होने वाला है। नरेन ने कहा, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। इस वक्त नरेन की आंखों में एक अलग ही चमक थी जो अर्जुन से छिपी नहीं थी। उसकी नज़रें नरेन पर ही टिकी हुई थी और वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शिवन्या ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी सहमति जताई। इसी वक्त शिवन्या के चाचा रविंद्र का बेटा दक्ष वहां पर आता हुआ दिखाई दिया। उसे पता था दादाजी ने शिवन्या से क्या कहा होगा और इस वक्त उसकी मुठिया गुस्से में कस रही थी, लेकिन दक्ष ने अपना गुस्सा अपने अंदर ही दबा कर रखा और चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए आगे बढ़कर उसने शिवन्या से कहा, शिवन्या तुम्हें दादाजी कब से बुला रहे थे और आज तुम्हें यहाँ आने का टाइम मिला है। मैंने सुना कि तुम पर अटैक भी हुआ था। ये सुनकर शिवन्या ने हाँ में सिर हिलाया और उसने कहा, लेकिन इस अटैक में मुझे कोई चोट नहीं आई थी क्योंकि अर्जुन ने मुझे बचा लिया था। ये सुनकर सभी की नज़रें उस शख्स पर गई जो शिवन्या और युक्ति के साथ आया था। दादाजी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, बेटा तुमने हमारी शिवन्या की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
इस वक्त अर्जुन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़े घराने का वारिश हो। अर्जुन ने भी जयदेव की बात सुनकर कहा, दादाजी उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। कुछ देर तक सभी ने आपस में बातें की, लेकिन नरेन का ध्यान तो अर्जुन और शिवन्या पर ही था। वह सोच रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या है जो ये दोनों बार बार एक दूसरे को इस तरह से देख रहे हैं। जयदेव ने अर्जुन से पूछा, बेटा तुम किस फैमिली से हो और तुम कहाँ रहते हो? ये सुनते ही शिवन्या ने उसकी तरफ से जवाब दिया कि दादाजी अर्जुन द क्रिस्टल सोसाइटी में रहता है। ये सुनकर दादाजी थोड़ा खुश हो गए। वहीं नरेन की आंखों में गुस्सा था। द ग्रीन क्रिस्टल सोसाइटी में विला की कीमत 20 करोड़ से शुरू होती थी और सबसे महंगे विला की कीमत इतनी थी कि कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। नरेन ने कहा, शिवन्या इसे भी कुछ बोलने दो, और तुमने बताया नहीं ये किस फैमिली से है? तभी अर्जुन ने गुस्से में कहा, मेरी कोई फैमिली नहीं है, घर में मैं और मेरी माँ रहते हैं, इसके अलावा हमारा कोई परिवार नहीं है। इतना सुनते ही नरेन के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। उसने हंसते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम किसी भी परिवार से ना हो? आखिर तुम्हारे पिता का कोई ना कोई सरनेम तो होगा ही ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में कुछ पता ही ना हो? अभी नरेन ने इतना ही कहा था कि अर्जुन गुस्से में उससे बोला, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। इस वक्त अर्जुन की मुट्ठी गुस्से में कस गई थी। अर्जुन को देखकर नरेन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई तुम तो बेवजह ये गुस्सा हो रहे हो। शिवन्या ने भी नहीं सोचा था कि नरेन अर्जुन के लिए ऐसी घटिया बातें बोलेगा। शिवन्या ने अर्जुन की तरफदारी करते हुए कहा, नरेन तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे थे? शिवन्या को गुस्से में देखकर नरेन ने कहा, सॉरी शिवन्या, अगर तुम्हें मेरे बोलने से इतनी परेशानी हुई, लेकिन मैंने वही कहा जो सच है। नरेन को फिर से अपनी बात पर अड़े रहते हुए देखकर अर्जुन का गुस्सा बढ़ गया। उसने खड़े होकर शिवन्या से कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्योंकि अर्जुन इससे आगे एक शब्द भी नहीं सुन सकता था और उसे डर था कि उसकी वजह से शिवन्या को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इतना कहकर वह वहां से आगे की तरफ बढ़ गया। तभी नरेन ने पीछे से कहा, तुम्हें पता है ना, जिस आदमी को अपने पिता के बारे में नहीं पता होता उसे दुनिया क्या कहती है? ये बोलकर नरेन मुस्कुराने लगा, क्योंकि जब से अर्जुन शिवन्या के साथ आया था वह उसे देखकर अंदर ही अंदर जलन से भर गया था। शिवन्या की नज़र बार बार अर्जुन को ही घूर रही थी, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस वक्त उसने ये सब बोलकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसकी बात सुनकर अर्जुन अपनी जगह पर रुक गया और वह सीधा पलटकर वापस नरेन की तरफ आने लगा। नरेन अपने परिवार की पावर की वजह से अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सुपीरियर समझता था और वह तो यही सोच रहा था कि कोई उसका क्या ही बिगाड़ सकता है। लेकिन शिवन्या ने देख लिया था कि इस वक्त अर्जुन कितने गुस्से में है और सिचुएशन की हद तक खराब हो सकती है। उसने जल्दी से खड़े होकर अर्जुन को रोका। अर्जुन ने घूरकर शिवन्या को देखा तो शिवन्या की आंखों में उसके लिए केयर और चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। शिवन्या को देखकर अर्जुन थोड़ा शांत हो गया और फिर वह बिना कुछ बोल ही चुपचाप वहां से निकल गया। उसको जाते हुए नरेन जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि यह मेरे पास ऐसे आ रहा था जैसे कि मुझे जान से ही मार डालेगा, और अब देखो कैसे दुम दबाकर भाग गया। परमवीर को भी नरेन की हरकतें पसंद नहीं आई। उसने कहा, नरेन ये क्या बेवकूफ़ी है और तुम्हें उस लड़के के बारे में ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी? तभी जयदेव ने कहा, परमवीर तुम क्यों नरेन पर गुस्सा कर रहे हो? उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उसने भी अर्जुन से वही पूछा जो हम सभी जानना चाहते थे। परमवीर ने उसके बाद कुछ नहीं कहा और फिर वह सभी डिनर के लिए बैठ गए। खाना खाने के बाद परमवीर और नरेन दोनों वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद शिवन्या ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, दादाजी मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। और दादाजी आज आपने ठीक नहीं किया। आपको भी पता था कि नरेन ने अर्जुन के साथ क्या किया था, फिर भी अपने उसी की साइड ली। तभी जयदेव ने कहा, उस लड़के के लिए हम बरसों पुरानी दोस्ती तो खराब नहीं कर सकते ना, और क्या उसे इतनी अकल नहीं है कि इस छोटी सी बात का क्या जवाब देना है? अगर वह अपना सरनेम बता देता तो इसमें परेशानी ही क्या थी? शिवन्या को पता था कि उसका अपने दादाजी से बहस करना बेवकूफ़ी है, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा और कुछ देर बाद वह खुराना मेंशन से जाने लगी। तभी दादाजी ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है ना, कल हम एक इवेंट ऑर्गेनाइजर कर रहे हैं और यह इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवन्या ने कहा, दादाजी मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। लेकिन तभी दादाजी ने कहा, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना? शिवन्या अपने दादाजी की बात सुनकर उनके पीछे पीछे जाने लगी। दादाजी अपने कमरे में पहुंच गए थे। शिवन्या को जल्दी से यहाँ से जाना था, क्योंकि अर्जुन गुस्से में बाहर निकल गया था, इसलिए वह जल्द से जल्द अर्जुन को ढूंढना चाहती थी। उसे आज अर्जुन की आंखों में वही दर्द दिखाई दिया था जो उस दिन था जब वह पहली बार अर्जुन से मिली थी। दादाजी ने कहा, शिवन्या बेटी, पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा डिसीजन लिया है और कल इवेंट में तुम्हें इस बारे में पता चल जाएगा। शिवन्या को पता था कि उसके दादाजी ने क्या फैसला लिया है, और इस वजह से शिवन्या ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, दादाजी मुझे पता है आप क्या चाहते हो, यही ना कि मेरी और नरेन की शादी हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। शिवन्या की बात सुनकर दादाजी हैरान हो गए।
दादाजी ने कहा, शिवन्या तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो और नरेन में क्या कमी है, वह कितने अच्छे से अपने दादाजी के बिजनेस को संभाल रहा है और तुम्हें पता है ना इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमारी दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है और इस प्रोजेक्ट के बारे में तो तुम्हें पता ही है ना कि दोनों फैमिलियों को इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों मिला है। शिवन्या ने कहा, मुझे नहीं पता कि दोनों फैमिलीज को ये प्रोजेक्ट किस वजह से मिला है, लेकिन आप चाहकर भी अब मेरी शादी नरेन के साथ नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पहले ही शादी कर ली है। ये सुनकर दादाजी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दादाजी जयदेव खुराना ने कहा, यह किस तरह का घटिया मजाक है। तभी शिवन्या ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रही और आपको नरेन के बारे में कुछ पता भी है कि उसके शौक किस तरह के हैं, वह आए दिन रोज नई लड़कियों के साथ घूमता है। जयदेव खुराना ने कहा, शिवन्या वह ऐसा लड़का नहीं है और तुम उसके बारे में जानती ही कितना हो। शिवन्या ने कहा, मुझे पता है कि इस बारे में आपसी बहस करना बेवकूफ़ी है, लेकिन ये सच है कि मैं शादी कर चुकी हूँ। जयदेव ने गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहा, अच्छा तो कौन है वह लड़का जिसे तुमने शादी की है। तभी शिवन्या ने कहा, वह लड़का अर्जुन ही है जिसकी आप लोगों ने अभी इतनी इंसल्ट की थी, और फिर भी उसने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोला। इतना कहकर शिवन्या गुस्से में मैंशन के बाहर निकल गई। शिवन्या के साथ साथ युक्ति भी कार में बैठकर वहां से निकल गए। शिवन्या ने जल्दी से अर्जुन का नंबर डायल किया और रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से मायूसी भरी आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम्हें भी कुछ कहना है। शिवन्या समझ गई कि अर्जुन के कहने का मतलब क्या था। उसने कहा, अर्जुन तुम गलत समझ रहे हो, मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी तुम्हारी इस तरह से इंसल्ट करे, लेकिन अगर तुम कोई गलत डिसीजन ले लेते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, बस इसलिए ही मैंने तुम्हें रोका था। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम तो मुझे यहाँ पर अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए और हमारे रिश्ते के बारे में बताने के लिए लेकर आई थी, फिर तुमने अपना डिसीजन क्यों बदल दिया। मुझे पता था कि सभी लड़कियां एक जैसी होती है, तुम्हें भी शायद पैसा और पावर से ज़्यादा ही लगाव है। ये सुनकर शिवन्या को दुख हुआ। उसने रुआंसी आवाज़ में कहा, अर्जुन ये बात नहीं थी, मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तुम जानते हो ना सिचुएशन कैसी हो गई थी। अर्जुन ने कहा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अगर आगे से किसी ने भी मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। इतना कहकर अर्जुन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शिवन्या को पता था कि इस वक्त अर्जुन कितना परेशान है। उसने किसी के पास फ़ोन किया और कुछ ही देर में उसे अर्जुन की लोकेशन मिल गई थी जो वहां से 2 किलोमीटर दूरी पर थी। शिवन्या उसी डायरेक्शन में निकल गई और उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी कि सभी लड़कियां एक जैसी होती है, क्या अर्जुन को किसी लड़की ने चीट किया है। यही सब सोचते हुए वह अर्जुन के पास पहुंच गई। उसने देखा कि सड़क के किनारे अर्जुन गुस्से में पैदल ही चल रहा है और जल्दी से शिवन्या ने अर्जुन के आगे कार लगाई और कार से उतरकर अर्जुन के पास जाकर उससे कहा, तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अर्जुन उससे एक शब्द भी नहीं बोला और उसे इग्नोर करके आगे की तरफ चलने लगा। शिवन्या उसके कदमों से कदम मिलाते हुए बोली, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अगर तुम नरेन को चोट पहुंचाते तो साहनी फैमिली के साथ साथ खुराना फैमिली भी तुम्हारी दुश्मन बन जाती और तुम नहीं जानते कि वह किस हद तक जा सकते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम किसी भी परेशानी में फंसो, यही वजह थी कि मैंने तुमसे रुकने के लिए बोला था। और रही बात मेरी और तुम्हारी शादी की, तो मैंने दादाजी को हमारी शादी के बारे में बता दिया है। शिवन्या की बात सुनकर अर्जुन के कदम अपनी जगह पर रुक गए। उसने नहीं सोचा था कि शिवन्या शादी की बात अपने दादाजी से करेगी। अर्जुन ने शिवन्या से कहा, तुम सच बोल रही हो ना। तभी युक्ति ने वहां पर आकर कहा, मैडम एक प्रॉब्लम हो गई है, दादाजी ने आपको वापस मेंशन बुलाया है और अगर आप इस वक्त मेंशन नहीं गई तो आप जानती हो ना वह क्या कर सकते हैं। शिवन्या ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं अब वहां पर नहीं जाने वाली। वही खुराना मेंशन में जयदेव खुराना गुस्से में थे, किसी को भी उनके इतना गुस्सा होने की वजह नहीं पता थी। शिवन्या के चाचा जी समझ गए थे कि जरूर पापा शिवन्या की वजह से इतने गुस्से में है, इसलिए रविंद्र ने फायदा उठाते हुए हवा में तीर छोड़ा और कहा, पिताजी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपने शिवन्या को ज़्यादा ही छूट दे रखी है, मुझे पता है इसने शादी के लिए मना कर दिया होगा। तभी शिवांगी जो शिवन्या की माँ थी उसने वहां पर आकर जयदेव खुराना से कहा, पिताजी क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं। तभी जयदेव ने गुस्से में कहा, तुम तो चुप ही रहो बहू। जयदेव खुराना गुस्से में थे और वह चिल्लाते हुए बोले कि बस बहुत हुआ, मैं आज ही शिवन्या को सीईओ की पोस्ट से हटाता हूं। मुझे उससे यह उम्मीद नहीं थी। इतनी देर में ही राजवीर खुराना भी मेंशन में आते हुए दिखाई दिए। शिवांगी ने सारी सिचुएशन देखकर पहले ही उन्हें फ़ोन कर दिया था, लेकिन किसी को भी पूरी बात नहीं पता थी कि जयदेव खुराना किस वजह से इतना गुस्सा है। उन्हें अर्जुन को देखकर ही लग रहा था कि जरूर शिवन्या और इस लड़के के बीच में कुछ है, नहीं तो शिवन्या उसे यहाँ लेकर नहीं आती। वह अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी और शिवांगी को इसी बात का डर था कि कहीं उसकी बेटी ने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। राजवीर ने जब अपने पिताजी को ऐसे चिल्लाते हुए देखा तो एक पल के लिए वह भी थोड़ा घबरा गए, लेकिन वह बहुत ही समझदार इंसान थे। उन्होंने सबसे पहले एक गिलास में पानी लेकर जयदेव को दिया और कहा, पिताजी पहले आप बैठ जाए, देखिए आपका बीपी भी बढ़ रहा है और मैं नहीं चाहता कि आपकी तबीयत खराब हो, आप जानते हो ना कल हमारी फैमिली के लिए कितना बड़ा दिन है। जयदेव ने सोफे पर बैठकर एक गिलास पानी पिया और थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वह थोड़ा शांत हो गए।
राजवीर ने कहा, पिताजी आप जल्दबाजी में और गुस्से में कोई भी फैसला मत लीजिए और हमें बताइए कि आखिर बातें क्या है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जयदेव बड़े ध्यान से राजवीर की बातें सुन रहे थे। राजवीर उन्हें बहुत पसंद था, वह पहले सिचुएशन के पहलुओं को देखता था। राजवीर की बात सुनकर रविंद्र ने सोचा कि ऐसे तो बात उसके हाथ से निकल जाएगी। तभी उसने कहा, पिताजी मैं मानता हूं कि राजवीर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ही बताओ, अगर शिवन्या नरेन से शादी नहीं करेगी तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को हम कैसे पूरा कर पाएंगे? क्या ये फैमिली उसकी नहीं है? वह हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती है? ये सभी बातें सुनकर जयदेव का गुस्सा फिर से बढ़ने लगा, लेकिन तभी राजवीर ने कहा, रविंद्र जब तक हमें पूरी बात पता नहीं चलती हमें ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मैं पिताजी आपसे इतना ही कहना चाहूँगा और उसके बाद आपकी मर्जी। आज तक कभी भी हमारी बेटी ने हमें निराश नहीं किया है। जयदेव ने ठंडे दिमाग से सोचकर युक्ति को फ़ोन किया और से कहा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। युक्ति जो कार में बैठी हुई थी, पहले तो जयदेव के फ़ोन को देखकर घबरा गई, फिर जैसे ही उसने फ़ोन उठाया तो जयदेव की शब्दों में वह उसके गुस्से को अच्छे से सुन सकती थी। युक्ति ने कहा, दादाजी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। दादाजी ने कहा, ये सभी बातें छोड़ो, तुम अभी शिवन्या को यहाँ लेकर आ जाओ और हो सके तो उसे लड़के को भी यहाँ आने के लिए बोलो। इतना कहकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जब युक्ति ने देखा कि शिवन्या ने न जाने का डिसीजन लिया है तो उसने कहा कि दादाजी ने अर्जुन सर को भी खुराना मेंशन बुलाया है। शिवन्या ये सुनकर घबरा गई थी। उसने कहा, नहीं अर्जुन वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि तुम जानती हो ना दादाजी का गुस्सा कैसा है। तभी अर्जुन ने बोला, मैं वहाँ पर जाऊँगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं कभी भी प्रॉब्लम में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन की यह बात शिवन्या के दिल को छू गई थी, लेकिन तभी शिवन्या ने अर्जुन से कहा कि अगर उन्होंने तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछा तो तुम क्या कहोगे? तुम जानते हो ना, अब वह हर हाल में तुम्हारे बारे में जानकर ही रहेंगे। इससे अच्छा है कि हम वहाँ पर जाए ही ना। अर्जुन ने कहा, ये सब मैं अपने आप हैंडल कर लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब चलते हैं, आज नहीं तो कल तो मुझे दादाजी का सामना करना ही होगा। तभी युक्ति ने कहा, शिवन्या मैडम अगर उन्होंने आपको घर से निकाल दिया तो आप क्या करेंगे? तभी अर्जुन ने कहा, मैं शिवन्या का खर्चा उठा सकता हूँ, इसलिए उसे इस बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पिछले 1 घंटे से जब वह पैदल चल रहा था तो उसके दिमाग में यही बात थी कि अब उसे इतना बड़ा आदमी बनना है कि कोई भी उसकी माँ के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचे। और यही वजह थी कि उसने शिवन्या के लिए भी इतनी बड़ी बात बोल दी थी कि वह शिवन्या का खर्चा उठा सकता है। युक्ति को अर्जुन की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, और वही शिवन्या तो ये सोच रही थी कि अर्जुन कैसे उसका खर्चा उठा सकता है। अभी तो उसकी जॉब भी नहीं लगी, उसके दिमाग में तो यही बातें चल रही थी। अर्जुन ने कहा, तुम दोनों क्या सोच रही हो? क्या अब तुम्हें खुराना मेंशन नहीं चलना? इतना कहकर वह गाड़ी में जाकर बैठ गया। शिवन्या घबराई हुई थी, लेकिन उसे भी पता था कि उसे ये सब तो देखना ही था। उसके बाद वह भी गाड़ी में जाकर बैठ गई और कुछ ही देर में वह फिर से खुराना मेंशन पहुंच गए। जैसे ही जयदेव ने शिवन्या को अर्जुन के साथ आते हुए देखा तो उसका गुस्सा फिर से बढ़ने लगा, क्योंकि इस वक्त दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। दरअसल जैसे ही वह दोनों कार से उतरे थे तो शिवन्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। वह सभी को ये दिखाना चाहती थी कि उनके बीच का रिलेशन कैसा है। आखिर जयदेव खुराना ने क्यों शिवन्या और अर्जुन को वापस बुलाया था? और जब नरेन को ये बात पता चलेगी कि शिवन्या ने शादी कर ली है तो उसका अगला कदम क्या होगा? और क्या शिवन्या अपनी फैमिली को कन्विंस कर पाएगी कि क्यों उसने ये डिसीजन लिया? एक बड़े से लग्जरियस रूम में बूढ़ा आदमी आलीशान बेड पर लेटा हुआ था और उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और तरह तरह की स्कैनिंग मशीन जो उस बूढ़े आदमी के शरीर से कनेक्ट थी। उसकी सांसें ऐसे चल रही थी जैसे कि कभी भी बंद हो जाए, और इस वक्त वह अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तभी उसे कमरे का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुलता है और जो आदमी अंदर आया था वह थोड़ा हड़बड़ी में था। उसने कहा, पिताजी उनका पता चल गया है। ये सुनते ही उस बूढ़े की आंखों से आंसू निकलने लगे। उस बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली जैसे कि वह सामने खड़े आदमी की बातें सुनने को तैयार हो। उस आदमी ने आगे कहना शुरू किया कि बहुत जल्द वह दोनों आपके सामने होंगे। और फिर जो भी उसे पता था उसने अपने पिताजी को बता दिया। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी का शरीर गुस्से से कांपने लगा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने कांपते हाथों से अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और धीरे से कहा कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन अब वह दोनों मुझे अपनी आंखों के सामने चाहिए। आदमी ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं अभी उन्हें लेने के लिए निकलता हूं, मैं खुद उन्हें लेकर आऊँगा। उसके बाद वह आदमी वहां से निकल गया। वही खुराना मैंशन में अर्जुन शिवन्या के साथ जयदेव खुराना के सामने सर झुकाए खड़ा था। जयदेव शिवन्या और अर्जुन को अपने कमरे में लेकर आ गए थे। जयदेव खुराना ने शिवन्या से कहा, तुमने क्या सोचकर शादी करने का डिसीजन लिया? शिवन्या कुछ देर तक चुप रही। तभी राजवीर अभी वहां पर गया। वह भी शिवन्या की शादी की बात सुनकर हैरान हो गया था। उसने शिवन्या से कहा, अब मैं चाहता हूं कि तुम सब बातों को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करो। ये सुनकर शिवन्या ने कहा, अर्जुन तुम बाहर इंतजार करो, मुझे दादाजी आपसे कुछ बात करनी है। शिवन्या ने अर्जुन को अपनी आंखों के इशारे से कहा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। उसके बाद अर्जुन बाहर चला गया। कुछ देर बाद तीनों एक कमरे में थे। बाहर रविंद्र और उसकी फैमिली अर्जुन को देखकर मुस्कुरा रहे थे।
वह सभी जो करना चाहते थे वह आज शायद अर्जुन की वजह से पॉसिबल हो गया था। रविंद्र तो यही सोच रहा था कि अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कुछ देर बाद तो पिताजी शिवन्या को घर से बाहर निकल ही देंगे, और अगर उन्होंने शिवन्या को सीईओ की पोस्ट से हटाने का डिसीजन तक ले ही लिया है, जब उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है तो अब तो उसका सीईओ बने रहने का कोई चांस ही नहीं था। कुछ देर बाद दादाजी के साथ शिवन्या रूम से बाहर आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर तो सोनाली की खुशी का ठिकाना नहीं था। दादाजी ने आते ही अर्जुन को देखा और अपनी कड़क आवाज में कहा, कम से कम अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी तो देख लेते, क्या इस तरह से तुम मेरी पोती का ख्याल रखोगे। ये सुनकर तो सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि कमरे में ऐसा क्या हुआ जो कि एक ही पल में उन्होंने अर्जुन को एक्सेप्ट कर लिया, पर अर्जुन को देखकर उनके चेहरे पर किसी भी तरह के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उन्होंने आगे कहा, मुझे तुम्हारी सिचुएशन पता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम यही शिवन्या के साथ इसी घर में रहो और तुम हमारी कंपनी में ही काम कर सकते हो, लेकिन काम तुम्हें तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ही करना होगा। तभी अर्जुन ने कहा, मुझे आपकी कोई भी कंडीशन मंजूर नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि मेरी माँ कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होगी। और रही कंपनी में काम करने की बात, तो आप मेरी नौकरी की चिंता ना करें, बस मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर तरह की प्रॉब्लम में शिवन्या के साथ खड़ा रहूँगा। दादाजी ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, नौजवान, तुम्हारी पीढ़ी की यही तो परेशानी है कि तुम्हारे बोल बचन तो इतने बड़े होते हैं कि जैसे तुम दुनिया को पलटने की ताकत रखते हो, लेकिन देखो तो सही, तुम्हारे पास अभी तक कोई नौकरी तक नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी माँ को यहाँ रहने के लिए कन्वेंस करो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो मैं शिवन्या को रहने नहीं दूंगा, और मुझे नहीं लगता कि तुम उसका एक दिन का खर्चा भी उठा पाओगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी ये तो वक्त ही बताएगा, और अब मुझे चलना चाहिए। तभी राजवीर ने कहा, बेटा तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं, काम से कम खाना तो खाते हुए जाओ। अर्जुन ने कहा, नहीं अंकल जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा पेट तो दादाजी की बातों से ही भर गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर उसने सभी को एक बार हाथ जोड़कर ग्रीट किया। तभी शिवन्या की माँ शिवांगी ने राजवीर के पास आकर कहा कि आप सभी इस लड़के को घर में रहने के लिए क्यों बोल रहे हो। तभी राजवीर ने कहा कि अर्जुन शिवन्या का बॉयफ्रेंड है। तभी उनके पास खड़े जयदेव खुराना ने कहा, जब तुम हमारी बेटी का खर्चा उठाने लायक हो जाओ तो तुम इसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। ये सुनकर शिवन्या हैरान हो गई। उसने कहा, दादाजी यह आप क्या कह रहे हैं। तभी जयदेव ने शिवन्या को आंखें दिखाते हुए कहा, मैंने तुमसे जो कहा है उसे याद रखना। दादाजी ने उसे आंखों के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और उससे आगे कहा कि मैं तुम्हें इससे मिलने से मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हें बिना सिक्योरिटी के नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जैसा तुमने बताया कि तुम पर जानलेवा अटैक हुआ था, और अगर तुम्हारे पास अर्जुन नहीं रहा और किसी ने तुम पर अटैक कर दिया तो तुम क्या करोगी। शिवन्या ने सोचा कि अभी तक हमारी शादी के बारे में अर्जुन की माँ और हमारी फैमिली की किसी भी सदस्य को नहीं पता है, इसलिए यही मेरे लिए ठीक है, अभी मुझे यहीं पर रहना चाहिए। तभी शिवन्या ने कहा, ठीक है दादाजी, लेकिन मैं उसे घर तक छोड़कर आती हूँ। इतना कहकर वह भी बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद जयदेव ने कहा, राजवीर, मुझे जल्द से जल्द इस लड़के की पूरी जन्म कुंडली जाननी है। तभी रविंद्र ने कहा, पिताजी यह आप क्या कर रहे हैं, और शिवन्या की शादी तो नरेन से होने वाली थी ना, अब हम परमवीर अंकल से क्या कहेंगे। जयदेव खुराना ने कहा, उसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तभी सोनाली ने कहा, दादू अब क्या होगा, कल तो इतने बड़े प्रोजेक्ट की खुशी में पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। जयदेव ने गुस्से में आंखें दिखाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि यह सब मुझ पर छोड़ दो, और काफ़ी टाइम हो गया है, सुबह पार्टी की तैयारी भी करनी है, अब तुम्हें सोना चाहिए। इतना कहकर जयदेव अपने कमरे में चले गए। हॉल में शांति थी। वहीं अर्जुन और शिवन्या दोनों घर से निकल गए। युक्ति पहले से ही कार में उनका इंतजार कर रही थी, वह भी यही सोच रही थी कि अंदर क्या चल रहा होगा। शिवन्या और अर्जुन को बाहर आते देखकर उसकी सांस में सांस आए, और जैसे ही वह दोनों गाड़ी में बैठे, युक्ति ने कहा, मैडम क्या हुआ। दादाजी कन्विंस हो गए। अर्जुन भी शिवन्या को ही देख रहा था, वह भी जानना चाहता था कि दादाजी और उसके बीच क्या बात हुई। शिवन्या ने युक्ति से कहा, पहले कार को यहाँ से निकालो। युक्ति ने कार स्टार्ट की और वहाँ से निकल गए। अर्जुन ने शिवन्या से कहा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। शिवन्या ने एक गहरी सांस भरी और अर्जुन से कहा, उन्होंने तुम्हें 1 साल का वक्त दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है अगर इस 1 साल में तुम सेटल नहीं हुई तो भूल जाना कि वह कभी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हम दोनों की शादी की बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, और यहाँ तक कि घर वालों को भी नहीं। हमारी शादी के बारे में दादाजी और पापा को ही पता है। अर्जुन ने कहा, तुम क्या चाहती हो, वैसे भी तुम्हारे लिए 1 साल बहुत है, और तुम्हें मुझसे डाइवोर्स तो लेना ही है, इसलिए अच्छा ही हुआ जो कि तुम्हारे दादाजी ने हम दोनों को दूर रहने के लिए बोला, इससे तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सुनकर शिवन्या को थोड़ा बुरा फील हुआ, क्योंकि उसे अर्जुन के मुंह से यह बातें सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। वह खुद भी नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर भी उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। अर्जुन ने कहा, वैसे तुमने दादाजी से क्या कहा जो कि वह मुझे एक मौका देना चाहते हैं। ये सुनकर शिवन्या बिल्कुल चुप हो गई। फिर उसने गहरी सांस भर के कहा, दरअसल मैंने उन्हें बताया कि तुमने कैसे मेरी जान बचाई थी, और मैं उन्हें नरेन के बारे में भी कन्विंस किया कि वह अच्छा लड़का नहीं है,
लेकिन उसने कुछ बातें छुपा ली थी जिनकी वजह से दादाजी एग्री हुए थे। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन को उन सब बातों के बारे में पता चले। शिवन्या ने आगे कहा। जब दादाजी एग्री हो गए कि नरेन अच्छा लड़का नहीं है तो उन्होंने शिवन्या से कहा, क्या इतनी सी बात के लिए तुमने शादी कर ली? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा? मैंने दादाजी को कन्वेंस किया कि मैं इन अमीर लड़कों से परेशान हो चुकी हूं और मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। यही वजह थी कि मैं अर्जुन से शादी कर ली। पहले तो उन्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए अपनी कंडीशन बताई। मैंने उन्हें यह भी बताया कि तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि यह मैं खुद पता लगा लूंगा। और दादाजी ने यह भी कहा है कि कल की सक्सेस पार्टी में तुम भी मेरे साथ चलोगे। अर्जुन ने कहा ठीक है। बात करते हुए वह द क्रिस्टल सोसाइटी में पहुंच चुके थे। अर्जुन कार से उतरा और शिवन्या से बोला, अगर तुम्हें किसी भी वक्त मेरी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। ये सुनकर शिवन्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसके बाद अर्जुन अपने मेंशन में चला गया और शिवन्या वापस खुराना मेंशन के लिए निकल गई। वहीं राजवीर और शिवांगी आपस में बातें कर रहे थे। राजवीर ने शिवांगी को बताया कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है और तुम्हें पता है उसने शादी कर ली है। ये सुनकर तो शिवांगी के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? आखिर वह ऐसा डिसीजन क्यों लगी? राजवीर ने शिवांगी को शांत करते हुए कहा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मुझे तो वह लड़का देखने में ठीक ठाक ही लगा और तुमने देखा कि कैसे उसने हमारी कंपनी में जॉब करने से मना कर दिया और यहाँ पर रहने के लिए भी मना कर दिया। शिवन्या ने पहले ही कहा था कि वह इस बात के लिए नहीं मानेगा। इसका मतलब उसे लड़के में कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। शिवांगी ने कहा, लेकिन उसने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया? राजवीर ने कहा, इसमें भी गलती हम लोगों की है। हमने उससे कभी पूछा ही नहीं कि वह क्या चाहती है और ज़बरदस्ती नरेन से शादी करने का प्रेशर उसे पर बनाए रखा। ऐसे में वह क्या ही करती? राजवीर ने भी शिवांगी को असली वजह नहीं बताई। उसने आगे कहा, बस अब मुझे उस लड़के के बारे में सब कुछ जानना है। और उसने शिवन्या से शादी के लिए हाँ क्यों बोला? कहीं वह ये सब प्रॉपर्टी और पावर के लिए तो नहीं कर रहा है? अगर ऐसा हुआ तो ये शिवन्या के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में उस लड़के के लिए प्यार और केयर साफ साफ देखी है। शिवांगी ने कहा, आप ठीक कह रही है। जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाओ, आखिर वह कहाँ से है और क्या करता है। राजवीर ने कहा, तुम टेंशन मत लो, पिताजी ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया है जो कि उसे शिवन्या से दूर रहने के लिए बोला है। और यह बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि शिवन्या ने शादी कर ली है। जब वह ये बातें कर रहे थे तो रविंद्र, जो राजवीर का छोटा भाई था, उसकी वाइफ दरवाजे पर खड़े होकर यह सब सुन रही थी। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह दबे पर वहां से निकल गई और उसने सारी बात रविंद्र और अपनी बेटी को बताई। ये सुनकर रविंद्र भी हैरान हो गया। उसने कहा, क्या शिवन्या ने शादी कर ली है? तुम सच बोल रही हो ना? उसकी वाइफ गीतिका ने कहा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ये सुनकर रविंद्र को बहुत खुशी हुई। उसने कहा, अब हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। सोनाली, तुम रेडी हो जाओ। मैं अब हर हाल में तुम्हारी शादी नरेन से करा कर रहूंगा और देखना तुम साहनी फैमिली की प्रॉपर्टी पर राज करोगी। ये सुनकर सोनाली की आंखों में भी चमक आ गई, लेकिन उसे अभी भी शिवन्या से जलन हो रही थी, क्योंकि अर्जुन देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और नरेन की तो उससे कोई बराबरी ही नहीं थी। फिर भी सोनाली बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब वह एक एलिट फैमिली की बहू बनेगी। उसने अपने आप से ही कहा, नरेन तो मेरा होगा ही और देखना मैं अर्जुन को भी उस शिवन्या से छीन लूंगी। रविंद्र ने कहा, बेटी तुम उदास क्यों हो गई? तभी सोनाली ने अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लिए। उसने कहा, कुछ नहीं पापा, मैं सोच रही थी कि आखिर ये लड़का कौन है जिससे शिवन्या ने शादी की है। तभी सोनाली की मां ने कहा, वह एक मिडिल क्लास लड़का है। मैंने अपने कानों से सुना और राजवीर भाई साहब उसके बारे में डिटेल निकालने के लिए भी बात कर रहे थे। क्यों ना आप भी उसे लड़के के बारे में पता लगाओ? रविंद्र ने कहा, वह तो मैं पता लगा ही लूंगा। और सोनाली बेटी, अब देखना तुम्हारी शादी नरेन साहनी से ही होगी। सोनालिका इस बात से खुश हो गई थी कि शिवन्या का हस्बैंड एक मिडिल क्लास था। सोनाली सबसे ज़्यादा नफरत इस दुनिया में शिवन्या से ही करती थी। क्या खुराना फैमिली को पता चल पाएगा कि अर्जुन किस फैमिली से है? और रविंद्र कैसे सोनाली की शादी नरेन से कराएगा? क्या अर्जुन अपने लिए कोई नौकरी तलाश कर पाएगा?